नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल ये दावा नहीं करेगा कि उसने सुपर एसोसिएशन फोरम पर कुछ घंटे बिताकर अपनी नई वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन उन घंटों के अध्ययन के बदौलत वह कह सकता है कि अब वह वेकने के बारे में पहले से कहीं अधिक जानता है। कुछ अन्य चीजों के अलावा एक ऐसी चीज थी जो सभी जागृत व्यक्तियों की, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाहत थी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर nofire.net वेबसाइट खोजें। विशेषता अंक। प्रत्येक बिंदु अपनी अपनी नस्ल के एक औसत व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक तात्कालिक वृद्धि। और अभी माइकल के पास ऐसे 6 बिंदु थे जिनका उपयोग वह तुरंत खुद को मजबूत करने के लिए कर सकता था। कौन सा गुण इन अंकों को अधिकतम करेगा और इस समय मेरी सबसे अधिक मदद करेगा? माइकल ने सोचा। इस समय उसे अपनी जीवित रहने की क्षमता और ताकत बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए था, और बाहरी वस्तुओं के अलावा केवल ये गुणन ही उसकी मदद कर सकते थे। माइकल ने अपने आंकड़ों का विश्लेषण किया और विचार किया कि इन चारों में से कौन उसकी वर्तमान स्थिति में उसका सबसे अच्छा समर्थन करेगा। शक्ति 1.6, फुर्ती 1.9, संविधान 1.4, बुद्धिमत्ता 5, विशेषता अंक 6। माइकल का शुरुआती ठिकाना अजीबोगरीब था। पहली नजर में तो वह खास खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे सुरक्षित भी नहीं कहा जा सकता था। सिर्फ एक चिपचिपे पदार्थ की वजह से इसे खतरनाक करार देना शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, लेकिन वह चिपचिपा पदार्थ एक असली राक्षस ने भी इस जगह को संदिग्ध बना दिया है। अगर और भी राक्षस होते तो क्या होता? और अगर वे कीचड़ जैसे जीव न होते तो क्या होता? माइकल को स्लाइम पसंद नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि वे शायद सबसे अच्छे प्रकार के राक्षस थे जिनसे वह फिलहाल अकेले निपट सकता था। अगर एसिड स्लाइम में कोई स्टेट सिस्टम होता तो वह संभवतः अपने 90% स्टेट्स इंटेलिजेंस को, 8% एजिलिटी को और शेष 2% स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच बांट देता, जो कि जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता। यह एक मोटा अनुमान है, लेकिन ये स्पष्ट था कि अम्लीय कीचड़ होने के बावजूद इसकी संरचना न्यूनतम थी। 200 वर्षों में परिष्कृत बंदूक और गोली तकनीक के बावजूद भी इसके अम्लीय शरीर में अंतर्निहित इसके मूल को नष्ट करके कीचड़ को मारना संभव नहीं होना चाहिए था। अब जब माइकल को सोचने का समय मिला तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहा है। अगर उसका सामना किसी अन्य राक्षस से हुआ होता, जैसे कि एक भेड़िया जिसकी 90% क्षमता चपलता में निहित है, तो शायद वह इस समय घर पर होता, अपने चचेरे भाई के लिए कुछ पका रहा होता। राक्षस अलौकिक प्राणी थे, इसलिए भेड़िए की गति भी उनके लिए भयानक होती। एक सामान्य भेड़िया भी औसत मनुष्य से तेज होता है, इसलिए एक भेड़िया राक्षस से बचना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसके विपरीत स्लाइम को काबू में करना आसान था। लंबी दूरी के हथियार से इसे नजदीकी संपर्क के जोखिम के बिना ही हराया जा सकता था, लेकिन बिना हथियार के एसिड स्लाइम के पास जाकर उसे मारना लगभग आत्महत्या के समान था। एक भी गलत कदम असहनीय पीड़ा का कारण बन सकता था, जो मृत्यु के परिणामों से भी कहीं अधिक भयावह था। काश इस इमारत में स्लाइम के अलावा कोई और राक्षस न हो, माइकल ने सोचा। हालांकि राक्षसों के न होने की उम्मीद करना उसकी इच्छा नहीं थी, वह अनुभव अंक पाने के लिए लालची था। ठीक है, फैसला हो गया। मैं एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन चुनूंगा। एक जादूगर के लिए इन गुणों को चुनना व्यर्थ लग रहा था, लेकिन माइकल के पास कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल वह एक नकली जादूगर था जिसके पास न तो कोई मरे हुए प्राणी को बुलाने की शक्ति थी और न ही कोई मंत्र। हालांकि बुद्धि उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण था, लेकिन इस समय वह उसे बेकार लग रही थी। विडंबना ये थी कि उसमें निवेश करना व्यर्थ ही लग रहा था। जहां तक फुर्ती और सहनशक्ति को चुनने की बात है, तो इसका कारण सीधा सा था। फुर्ती से उसकी सेहत और सहनशक्ति बढ़ती, जिससे वह ज्यादा समय तक जीवित रह पाता, और फुर्ती से वह उन सभी चीजों से भाग पाता जिन्हें वह हरा नहीं सकता था, या कम से कम उनकी पहुंच से दूर रह पाता। उसने इन दोनों में से फुर्ती पर ज्यादा अंक लगाने की योजना बनाई थी। मैं जादूगरों के लिए सचमुच एक कलंक हूं। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने हिचकिचाना बंद कर दिया और अपने स्टैट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले संविधान में 2 अंक रखे। संविधान 3-4। अपनी शारीरिक क्षमता में 2 अंक की वृद्धि करने के बाद माइकल को तुरंत ही अलग महसूस हुआ। उसके शरीर में एक गर्माहट सी फैल गई, जिससे उसे हल्का सा बेहतर महसूस हुआ। इस बदलाव का सटीक कारण बताना मुश्किल था, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त बाईं भुजा पर पड़ा। अब एक औसत इंसान की तुलना में 3 गुना अधिक शारीरिक शक्ति होने के कारण वहां का निशान थोड़ा धुंधला सा दिखने लगा। पूरी तरह गायब तो नहीं हुआ, लेकिन पुराना सा लगने लगा, मानो सालों से ठीक हो रहा हो। इसका मतलब यह था कि भविष्य में बनने वाले निशान भी गायब नहीं होंगे। शारीरिक शक्ति बढ़ने से वे केवल ठीक हुए प्रतीत होंगे। भले ही मैं अभी तक प्रथम श्रेणी में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन एक औसत इंसान की तुलना में 3 गुना अधिक शारीरिक शक्ति के साथ मेरी उम्र काफी लंबी होनी चाहिए, है ना? माइकल ने सोचा। वह निश्चित था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है। जागृत व्यक्तियों का जीवन काल अविश्वसनीय रूप से लंबा होता था। रैंक 1 के जागृत व्यक्ति 200 वर्ष तक जीवित रह सकते थे, तो उच्च रैंकों के बारे में क्या? अपार शक्ति प्रदान करने के अलावा उत्पत्ति की भूमि ने एक और आकर्षक उपहार प्रस्तुत किया, अमरता। माइकल को संदेह था कि कई लोगों के लिए अमरता ही असली पुरस्कार है, शक्ति तो बस एक वांछनीय सुविधा है। अपनी बेहतर शारीरिक क्षमता के अनुरूप ढलने के बाद माइकल ने अपनी चपलता एजिलिटी के लिए अंक आवंटित किए। फुर्ती 4-9। संविधान की तुलना में चपलता बढ़ाने के प्रभाव तत्काल दिखाई दिए।
जब माइकल ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो नई मिली लचीलता और गति के कारण वह लड़खड़ा गया और लगभग खुद को पलट ही बैठा। अद्भुत। हालांकि वह एक अजीब स्थिति में था, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। अपनी फुर्ती को बढ़ाना उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो गया हो जो उसे जकड़े हुए थी। औसत मानव गति से 4 गुना अधिक। अब मैं आम लोगों की नज़र में एक छोटा सा महामानव बन गया हूँ। और ये तो अभी सिर्फ लेवल 2 है। जब मैं पहले रैंक पर पहुंचूंगा तो मेरी क्षमताओं में और भी जबरदस्त वृद्धि होगी। माइकल अपनी बढ़ती ताकत से बेहद खुश था और भी ताकतवर बनने के लिए बेताब था। अब उसे एसिड स्लाइम से होने वाले नुकसान का डर नहीं था, बल्कि उसे इस बात का डर था कि लड़ने के लिए कोई स्लाइम मिलेगा ही नहीं। हालांकि उस सुनसान इमारत की खोजबीन शुरू करने से पहले उसने अपनी नई मिली फुर्ती के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ मिनट का समय लिया। अपनी चाल का परीक्षण करने के बाद वह दंग रह गया। एक इंसान की औसत गति लगभग 10 सेकंड में 100 मीटर होती है। मैंने अभी दौड़कर देखा और मैं लगभग 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा हूं। और मुझे लगता है कि यह इतनी तेज गति सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अभी भी अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण की जरूरत है। क्या यह सिर्फ लेवल 2 पर एक अनरैंकेड अवेकने की ताकत है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मंचों पर अहंकारी जागृत व्यक्तियों को चुनौती देने का साहस केवल कुछ ही साधकों ने किया। लेकिन सबसे बढ़कर माइकल बेहद खुश था। वह भाग्यशाली था कि उसे जागृति प्राप्त हुई। कल्टीवेटर्स की तरह अलौकिक मार्ग पर सही मायने में कदम रखने से पहले रैंक 1 से नीचे के अवेकने को भी प्रशिक्षु कहा जाता था, जो उनके स्टेटस पैनल पर भी दिखाई देता था। लेकिन उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए एक नया रैंक 1 नाइट भी शायद उतना ही ताकतवर न हो जितना वह भी है ना? क्या किसान सचमुच इतने कमजोर होते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। माइकल ने अपने आप को तुरंत डांटा क्योंकि उसे अपने अंदर अहंकार की झलक महसूस हो रही थी। ये सही रास्ता नहीं था, कहीं वह घमंडी न हो जाए। इस दुनिया का पानी गहरा है। मैं अभी किसी भी चीज को नीचा दिखाने के योग्य नहीं हूँ। शांत होने के बाद माइकल को यह भी एहसास हुआ कि एक जादूगर के रूप में उसके गुण बिंदुओं का वितरण स्पष्ट रूप से गलत था। हर चीज में औसत दर्जे का होने से बेहतर था कि किसी एक चीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाए। लेकिन असल मुद्दा यह था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल सबसे जरूरी चीज थी ताकत, जो लेवल बढ़ाने और उससे भी ज्यादा जरूरी जिंदा रहने के लिए थी। जहां तक नेक्रोमेंसी की बात है, क्योंकि मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए उसे पहले एक राक्षस को मारना होगा, इसलिए वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि अगर उसका सामना किसी राक्षस से हुआ भी तो वह ज्यादा ताकतवर न हो। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसे मैं भाग्य पर छोड़ देता हूं। पहले तो देखते हैं कि उस कीचड़ से कोई कीमती चीज गिरी है या नहीं। उत्साहित होकर माइकल एसिड स्लाइम के लाश की ओर बढ़ा। जहां तक आखिरी विशेषता बिंदु की बात है, उन्होंने इसे आपात स्थिति के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया। गेम में लूट की तरह ही लैंड ऑफ ओरिजिन का भी अपना एक संस्करण था। अंतर यह था कि आप किसी राक्षस के शव को छूकर लूट चिल्लाकर उसमें से सामग्री निकलते हुए नहीं देख सकते थे। हालांकि कभी कभार किसी राक्षस के शव से कुछ लूट का सामान निकल सकता है, लेकिन ज्यादातर समय शव ही लूट का सामान होता था और आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए उसे मैन्युअल रूप से विच्छेदित करना पड़ता था। हालांकि एक सामान्य प्रकार की लूट थी जो आमतौर पर मृत राक्षसों से प्राप्त होती थी। अनरेटेड स्पिरिट क्रिस्टल। मुझे तो पहली ही बार में स्पिरिट क्रिस्टल मिल गया। कितना भाग्यशाली हूं मैं। माइकल ने पारदर्शी क्रिस्टल उठाया जिसके अंदर एक चमकदार ठोस तरल पदार्थ भरा हुआ था। स्पिरिट क्रिस्टल, जिन्हें माना क्रिस्टल माना स्टोन का उन्नत संस्करण से श्रेष्ठ माना जाता था, अत्यंत मूल्यवान थे। ये ऐसी सामग्रियां थीं जो केवल उत्पत्ति की भूमि में ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं। माना पत्थर साधना के ऐसे संसाधन थे जिनका उपयोग साधक और जागृत करने वाले दोनों ही अपने विकास के लिए कर सकते थे। एक माना स्टोन साधना की गति को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। इसका अर्थ यह था कि 1 महीने की साधना के लिए माना स्टोन का उपयोग करना 3 महीने की सामान्य साधना के बराबर था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोबल फायर नेट की वेबसाइट खोजें। माना स्टोन का महत्व स्पष्ट था। फिर इसका उन्नत संस्करण था जादुई क्रिस्टल, जो साधना की गति को 5 गुना तक बढ़ा सकता था। अब फ्यूचर एड्स। साधना की गति 5 गुना बढ़ने का मतलब था कि माना क्रिस्टल के साथ 1 महीने की साधना सामान्य साधना के 5 महीनों के बराबर थी। माना क्रिस्टल कितने मूल्यवान थे, ये देखते हुए जरा कल्पना कीजिए कि स्पिरिट क्रिस्टल कितने मूल्यवान रहे होंगे जिन्हें उनके ऊपर रखा गया था। इन दोनों की तुलना करना लगभग असंभव है। एक स्पिरिट क्रिस्टल साधना की गति को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। 10 गुना का मतलब यह था कि स्पिरिट क्रिस्टल के साथ 1 महीने की साधना लगभग सामान्य साधना के पूरे 1 वर्ष के बराबर थी। हालांकि स्पिरिट क्रिस्टल जैसी मूल्यवान वस्तु दुर्लभ थी और इसकी आपूर्ति सीमित थी। लेकिन इस आध्यात्मिक क्रिस्टल के प्रकट होने से माइकल वास्तव में इसलिए उत्साहित नहीं हुआ क्योंकि इससे साधना के लाभ मिलते हैं। अधिकांश जागृत व्यक्तियों की तरह माइकल भी साधना से प्राप्त होने वाली शक्ति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता था। वास्तव में आत्मा के क्रिस्टल को लेकर उनके रोमांचित होने का कारण उसका मूल्य था। गरीबी से व्याकुल माइकल जैसे व्यक्ति के लिए अवेकना बनकर पैसा कमाने की संभावना एक बड़ा प्रेरक थी। लाभ कमाने का एक तरीका जो उसने सोचा था वह था लूटी हुई चीजें सुपरहीरोज एसोसिएशन को बेचना। चूंकि यह लूट आमतौर पर हर 3 से 4 हत्याओं में से एक में या कभी कभी हर 10 हत्याओं में से भी कम में मिलती थी, इसलिए माइकल ने इसके अस्तित्व के बारे में जानने के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया। सुपर एसोसिएशन के स्टोर में माना स्टोन की कीमत $1000 थी, जबकि माना क्रिस्टल अपनी दुर्लभता और आसानी से अवशोषित होने की क्षमता के कारण $5000 में बिकता था। एसोसिएशन के बाहर ये कीमतें और भी अधिक थीं। अपनी दुर्लभता और उसमें निहित शुद्ध आसानी से अवशोषित होने वाली माना ऊर्जा के कारण एक स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत $20000 आंकी गई थी।
$20,000। हालांकि विक्रय मूल्य स्टोर मूल्य से अलग होगा, माइकल का अनुमान था कि वह इसके लिए $15,000 से अधिक प्राप्त कर सकता है। यह स्पष्ट था कि वह इस खोज से इतना रोमांचित क्यों था। सोचो, मैं अपनी पहली ही कोशिश में सुपर एसोसिएशन से मिलने वाला मासिक भत्ता कमा लूंगा। सचमुच अवेकना बनना धनवान बनने का सबसे तेज रास्ता था। अब फ्यूचर एड्स। माइकल खुश था, लेकिन स्पिरिट क्रिस्टल के एक और उपयोग को याद करके वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। साधना की गति बढ़ाने के अलावा माना स्टोन, माना क्रिस्टल और स्पिरिट क्रिस्टल थकी हुई माना को पुनः प्राप्त करने में भी मदद कर सकते थे, हालांकि इसे अक्सर व्यर्थ माना जाता था। हालांकि आत्मा की ऊर्जा जैसी कुछ ऊर्जाओं को माना पत्थरों या क्रिस्टलों द्वारा पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती थी। उसने सुपर एसोसिएशन फोरम पर आत्माओं का जिक्र करने वाली कुछ पोस्ट देखी थी, लेकिन यह विषय उसे दूर और जटिल लगा। माइकल को लगा कि अगर वह कभी अवेकना अकादमी में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता है तो ऐसे विषयों को वहां पढ़ाया जाएगा। हालांकि माइकल आत्माओं के विषय पर ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन वह जानता था कि आत्मा की ऊर्जा उसकी किसी क्षमता से जुड़ी हुई है, एक प्रतिभा। प्रतिभाओं को मंत्रों का उन्नत रूप माना जाता था, लेकिन वे कहीं अधिक शक्तिशाली होती थीं, क्योंकि अधिकांश कौशल उनकी क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए माना की आवश्यकता नहीं होती थी, इसके बजाय उन्हें आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, एक ऐसा संसाधन जिसकी किसी भी जागृत करने वाले के पास कभी भी पर्याप्त मात्रा नहीं हो सकती थी, जिससे प्रतिभाएं एक प्रकार का छद्मस्वरूप का पत्ता बन जाती थीं। आत्मा की ऊर्जा माना के समान नहीं थी, इसलिए इसे माना पत्थरों या क्रिस्टलों से बहाल नहीं किया जा सकता था। यदि कोई जागृत व्यक्ति आत्मा की ऊर्जा के धीरे धीरे स्वतः पुनः प्राप्त होने का इंतजार नहीं करना चाहता था, तो आत्मा क्रिस्टल का उपयोग इसे पुनःपूर्ति करने के लिए किया जा सकता था। इस कारण आत्मा क्रिस्टल उन अलौकिक शक्तियों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान थे जो आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर थी, न कि केवल जागृत व्यक्तियों या प्रतिभा धारकों के लिए। माइकल के पास एक प्रतिभा थी, यही वजह थी कि वह स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग करने को लेकर दुविधा में था, भले ही उसने वास्तव में कभी अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया था। प्रतिभाएं शक्तिशाली क्षमताएं थीं, और हालांकि माइकल ने अपनी वर्तमान अक्षमता से परेशान न होने की कोशिश की, फिर भी वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। क्या मैं इस आत्मा क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद अंततः अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाऊंगा? माइकल असमंजस में था। इस झिझक के कारण उसे फैसला लेने में कुछ समय लग गया। माइकल, बड़े परिप्रेक्ष्य को देखो। पैसा अच्छा है, लेकिन ताकत उससे भी बेहतर है। अगर मुझे एक स्पिरिट क्रिस्टल मिल जाए तो दूसरा भी मिल जाएगा। अगर अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का जरा सा भी मौका हो तो इस स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल करना बेहतर है। ज्यादा ताकत से मैं ज्यादा राक्षसों का शिकार कर पाऊंगा और ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल कमा पाऊंगा। दांत पीसते हुए माइकल ने अंततः आत्मा क्रिस्टल को अवशोषित करने का विकल्प चुना। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट। प्रशिक्षु साधक केवल श्वास या ध्यान तकनीकों के माध्यम से निष्क्रिय रूप से माना ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, जिसकी मात्रा उनकी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करती है। आधिकारिक साधक का दर्जा प्राप्त करने तक वे माना पत्थरों जैसे संसाधनों से सक्रिय रूप से माना ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस सीमा के कारण प्रशिक्षु साधकों के लिए साधना को गति देने वाले और नगण्य दुष्प्रभावों वाले संसाधन अत्यंत मूल्यवान हो जाते हैं। हालांकि माना पत्थर, माना क्रिस्टल और आत्मा क्रिस्टल इस श्रेणी से बाहर रखे गए हैं, क्योंकि प्रशिक्षु साधकों में इनमें निहित माना तक पहुंचने की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा आधिकारिक कल्टीवेटर का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी प्रशिक्षु कल्टीवेटरों को अब भी प्रशिक्षु ही कहा जाता है, हालांकि अब यह अधिक औपचारिक रूप से कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पदोन्नति से पहले के चरण में रहने वालों को मूल रूप से प्रशिक्षु कहा जाता था, लेकिन समय के साथ यह शब्द प्रचलन से बाहर हो गया है। आत्मा के क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद माइकल को तत्काल कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। जब उसने अपनी प्रतिभा का पता लगाने के लिए अपनी स्थिति की जांच की, तब जाकर उसे आखिरकार अपनी एक प्रतिभा दिखाई दी। प्रतिभा अनंत विकास। विकास अंक 3। क्या इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ गए? माइकल की भौहें आश्चर्य से थोड़ी ऊपर उठ गईं। कल उसके जागृत होने के बाद से अभी भी 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बचा था, जिसका मतलब था कि दैनिक विकास अंक जल्द ही आ जाएंगे, जिससे उसका कुल योग 4 हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि विकास अंक बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तक कोई बदलाव क्यों महसूस नहीं हुआ? क्या अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से पहले इन अंकों को एक निश्चित स्तर तक जमा करना जरूरी है? माइकल ने अनुमान लगाया। उन्हें अपनी प्रतिभा को लेकर एक और संदेह भी था। शायद मेरी प्रतिभा को सक्रिय करने के लिए मेरी क्लास से जुड़ाव है। मैंने फोरम पर जो पढ़ा है उससे पता चलता है कि यह एक आम समस्या है। शायद मुझे अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से पहले एक कैंडिडेट को बुलाना होगा। इस बारे में सोचते हुए माइकल ने आह भरी। वह एक मरे हुए प्राणी को भी बुलाना चाहता था, लेकिन जब तक उसे इस इमारत में मौजूद कीचड़ जैसे किसी और आसान राक्षस का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी संभावना उसे नहीं लगती थी, तब तक वह कुछ खास नहीं कर सकता था। फिलहाल उसे बस हालात के अनुसार चलना होगा। हो सकता है सुपर एसोसिएशन फोरम में इसका कोई समाधान हो। मैं यहाँ काम खत्म करने के बाद इस बारे में जरूर रिसर्च करूंगा। हालांकि उसने कीमती आत्मा क्रिस्टल का इस्तेमाल कर लिया था और फिर भी वह अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहा था। माइकल ने इसके बारे में बुरा महसूस न करने की कोशिश की। अब फ्यूचर एड्स। कम से कम उसे बदले में कुछ तो मिला, भले ही वह अभी उपयोग करने योग्य न हो। अपनी प्रतिभा से ध्यान हटाकर माइकल ने एसिड स्लाइम के लास्ट से मिले अन्य लूट के सामान की ओर रुख किया। ये कीचड़ का केंद्र था। शरीर का आंतरिक भाग जमीन पर थोड़ा बिखरा हुआ था, संभवतः उस गोली के कारण जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। मुझे नहीं पता कि इसकी कोई कीमत है या नहीं, लेकिन मैं इसे एहतियात के तौर पर ले लेता हूँ। किसी भी संभावित रूप से मूल्यवान चीज को फेंकने के लिए अनिच्छुक, माइकल ने एसिड स्लाइम के कोर को इकट्ठा किया, जो लगभग एक पिंग पोंग गेंद के आकार का था, और इसे अपने मार्क ऑफ ओरिजिन में रख दिया।
इसके बाद वह वापस उसी स्थान पर लौट आया जहां उसने पहली बार उस कीचड़ को देखा था और उसके द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण किया। माइकल ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह कीचड़ के तेजाब के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश करते समय उससे गिरे हुए गोली के खाली खोखे इकट्ठा कर सके। दुर्भाग्यवश पीछा करने के दौरान कुछ गोलियां एसिड के कीचड़ से नष्ट हो गईं, हालांकि कुछ गोलियां सही सलामत बच गईं। बेशक सिर्फ इसलिए कि कारतूस क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल अंदर मौजूद साबुत गोलियों को छोड़ रहा था। हर गोली की कीमत थी और वह उदार होकर उन्हें प्रकृति के भरोसे छोड़ने वाला नहीं था। अपने द्वारा गिराए गए सभी कारतूसों को इकट्ठा करने के बाद माइकल अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने के लिए वापस लौट आया। शुरू में तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन इतने सारे मोड़ों के बाद मुझे लगता है कि यह जगह एक छात्रावास हो सकती है या कम से कम एक ऐसी जगह जहां कभी बड़ी संख्या में लोग रहते थे। इमारत के बड़े कमरों और संरचना को देखकर तो यही लगता है। माइकल अभी भी अनिश्चित था क्योंकि उसने इमारत के केवल एक छोटे से हिस्से का ही निरीक्षण किया था और अभी तक सटीक अनुमान नहीं लगा सकता था। चलिए खोजबीन जारी रखें और देखें कि इस इमारत में और भी राक्षस हैं या नहीं। उम्मीद है कि वे कीचड़ जैसे जीव होंगे और बेहतर होगा कि वे कुछ ज्यादा ही भयानक न हो। ऐसा नहीं था कि माइकल को दूसरे प्रकार के राक्षसों से डर लगता था। उसके अनुभव ने उसे बताया कि उसकी वर्तमान स्थिति में केवल स्लाइम ही ऐसे जीव थे जिनसे वह निपट सकता था। केवल खरगोश ही उसके करीब आ सकते थे। यदि वह सभ्यता के करीब होता तो शायद उसे ऐसे जीवों का शिकार करने का काम भी मिल जाता। हालांकि कुछ नए जागृत लोगों के विपरीत उसका शुरुआती बिंदु किसी गांव या कस्बे से बहुत दूर था। अब उसे इस बात का पूरा यकीन क्यों था कि वह सिर्फ स्लाइम से ही निपट सकता है? इसका कारण उसकी युद्ध क्षमता थी। कुछ समय बाद अवेकनरों के लिए बंदूकें बेकार हो जाने का एक कारण था। फोरमों ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, केवल ये संकेत दिया कि राक्षसों की त्वचा मोटी हो गई या उन्होंने ऐसे कौशल विकसित कर लिए जिससे गोलियों जैसे प्रक्षेपास्त्र अप्रभावी हो गए। हालांकि अपने कुछ गुणों, विशेष रूप से अपनी शारीरिक क्षमता में सुधार करने के बाद माइकल को थोड़ी बहुत बातें समझ आने लगी। शक्ति 1.6, फुर्ती 4.9, संविधान 3.4, बुद्धिमत्ता 5, विशेषता अंक 1। एक औसत इंसान की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक मजबूत शारीरिक बनावट के साथ माइकल की उन्नत शारीरिक बनावट ने उसके स्वास्थ्य, सहनशक्ति और शारीरिक और तात्विक क्षति के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित किया। उसे संदेह था कि उस पर चलाई गई गोली भी उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी त्वचा की अत्यधिक मजबूती के कारण शायद उसे खून भी न निकले। जिस तरह एक लाइटर किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह माइकल का शारीरिक गठन अब एक सामान्य इंसान से 3 गुना अधिक होने के कारण उसके पास यह मानने का कारण था कि उसे साधारण हथियारों से मारना कहीं अधिक कठिन होगा। अगर यह बात उसके लिए सच थी तो राक्षसों के बारे में क्या? हालांकि एट्रीब्यूट पॉइंट्स ने अवेकनर्स को एक महत्वपूर्ण, लगभग अनुचित लाभ दिया, ठीक एक चीट की तरह, जिससे वे समान स्तर के अधिकांश राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए। फिर भी उच्च स्तर के राक्षस थे जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। इनमें से कुछ का शारीरिक गठन उनकी प्रजाति, राक्षस श्रेणी और सितारों की संख्या के आधार पर उसके बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelful.net वेबसाइट खोजें। उन ताकतवर राक्षसों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर शरीर वाले जीव जैसे एसिड स्लाइम वास्तव में उसके जैसे नौसिखिए के लिए अधिक सुरक्षित प्रतिद्वंद्वी थे। माइकल ने इन विचारों पर ज्यादा देर तक चिंतन नहीं किया। जिस विशाल इमारत के बारे में उसे संदेह था कि वह कभी आवासीय क्षेत्र रहा होगा, उससे गुजरने के कुछ ही समय बाद उसका सामना अपने दूसरे राक्षस से हुआ। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वह दुविधा में पड़ गया। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं? एसिड स्लाइम लेवल 7, रैंक सामान्य, एक हानिरहित दिखने वाला चिपचिपा पदार्थ जो तेजाब छोड़ता है। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, उसका सामना एक और राक्षस से हुआ। यह एक और कीचड़ था, जैसा कि वह चाहता था। हालांकि इस स्लाइम का स्तर उससे कहीं अधिक था। हालांकि एट्रीब्यूट पॉइंट्स की बदौलत अवेकनर को केवल उनके स्तर के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन अपने स्तर के अनुसार लड़ो कहावत के अस्तित्व में आने का एक कारण है। हालांकि लेवल 7 एसिड स्लाइम का मतलब यह नहीं था कि इसे मारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्लाइम की शारीरिक बनावट स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है, लेकिन इसका एसिड पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की संभावना थी। तथापि अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता और गति के साथ क्या मैं वास्तव में इस कीचड़ का सीधे सामना कर सकता हूं? माइकल ने सोचा। मॉन्स्टर्स के पास अवेकने की तरह एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए लेवल बढ़ने पर उन्हें मिलने वाली कोई भी वृद्धि पूरी तरह से उनकी जाति पर आधारित थी। अब फ्यूचर एड्स। यदि माइकल केवल अपनी मानव जाति द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रदान की जाने वाली शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि पर निर्भर रहता, प्रत्येक स्तर पर सभी क्षमताओं में 0.2 और बुद्धिमत्ता में 0.5, तो वह स्तर 10 तक केवल शक्ति, चपलता और सहनशक्ति में 1.8 और बुद्धिमत्ता में 4.5 की वृद्धि ही प्राप्त कर पाता। वह अन्य मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता, लेकिन अपनी वर्तमान क्षमता के अनुरूप कहीं भी उतना शक्तिशाली नहीं होता। इसी वजह से एट्रीब्यूट पॉइंट्स धोखे की तरह लगते थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर तय नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ अगर माइकल अच्छी तरह से योजना बनाए तो लेवल 7 का मॉन्स्टर भी उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। एसिड स्लाइम के मामले में उसके एसिड शॉट्स से बचना खतरे को काफी हद तक कम कर देगा। बेशक माइकल ने सिर्फ इसी बात पर विचार किया। जब तक उसकी बंदूक प्रभावी साबित नहीं हुई, तब तक वह राक्षसों के साथ लंबी दूरी की लड़ाई को प्राथमिकता देता था। ऐसा नहीं था कि उनमें करीबी लड़ाई के कौशल की कमी थी। वास्तविक दुनिया में जब छात्र हाई स्कूल छोड़ते हैं, तब तक उनमें से अधिकांश को बुनियादी युद्ध प्रशिक्षण मिल चुका होता है, क्योंकि अवेकनर और कल्टीवेटर जैसे पेशे युद्ध उन्मुख प्रकृति के होते हैं जिन्हें वे भविष्य में अपना सकते हैं।
हालांकि वह अपनी कक्षा में सबसे आगे नहीं था, माइकल ने कुछ करीबी लड़ाई के कौशल सीख लिए थे, लेकिन लड़ने का तरीका जानने का मतलब यह नहीं था कि वह वास्तविक मुठभेड़ में उन्हें आसानी से लागू कर सकता था। माइकल लगभग 20 मीटर दूर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एसिड के चिपचिपे पदार्थ को घूर रहा था। अगर ये दूरी अधिक होती तो उसका डिटेक्ट कौशल काम नहीं करता, क्योंकि गैर रैंक वाले अवेकनर इसका उपयोग केवल इतनी सीमित सीमा के भीतर ही कर सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या बेसिक शॉट इस दूरी पर प्रभावी होगा, माइकल ने अनिश्चितता से सोचा। डिटेक्ट की तरह, जो यकीनन अद्वितीय था, अन्य कौशल यहां तक कि क्लास कौशल की भी स्पष्ट सीमाएं और महारत के स्तर थे। डिटेक्ट की अपनी कुछ सीमाएं थीं, लेकिन खास तौर पर इसमें महारत का कोई स्तर नहीं था। अन्य कौशलों के विपरीत, जो बेसिक मास्टरी से शुरू होते थे या क्लास स्किल्स जो इंटरमीडिएट मास्टरी से शुरू होते थे, डिटेक्ट का कोई मास्टरी रैंक नहीं था। इसकी एक अनूठी विशेषता ये थी कि किसी प्रतिभा की तरह इसमें माना का उपयोग नहीं होता था, फिर भी प्रतिभाओं के विपरीत इसमें आत्मा ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपने शोध में उन्हें जो एकमात्र उपयोगी जानकारी मिली वो ये थी कि डिटेक्ट को एक निष्क्रिय कौशल माना जा सकता है, एक दुर्लभ प्रकार का कौशल जिसे सक्रिय करने के लिए किसी माना की आवश्यकता नहीं होती और जो निरंतर कार्य करता है। इसके विपरीत सक्रिय कौशलों को ऊर्जा का उपयोग करके मैन्युअल रूप से सक्रिय करना पड़ता है। फिर भी इस वर्गीकरण के बावजूद डिटेक्ट अभी भी एक विशिष्ट निष्क्रिय कौशल जैसा महसूस नहीं होता था। माइकल को डिटेक्ट कौशल की प्रकृति में दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसने फोरम में खोज की तो उसे केवल बुनियादी जानकारी मिली जिसमें इसके अद्वितीय गुणों का कोई उल्लेख नहीं था। उसका पहला विचार यह था कि यह सुपर एसोसिएशन में उसके अधिकार स्तर के कारण था, जो केवल स्तर 1 था। यदि डिटेक्ट को इसके बारे में अधिक जानने के लिए उच्च अधिकारी की आवश्यकता थी, तो इसने इसकी अनूठी प्रकृति की पुष्टि की। शायद उसने सोचा इसका संबंध कौशल के प्रभावों से कहीं अधिक उत्पत्ति की भूमि की विशिष्टता से भी हो सकता है। हालांकि अन्य कौशल एक बार उनसे परिचित हो जाने के बाद आमतौर पर अधिक सरल होते हैं। अधिकांश कौशल सक्रिय होने पर तुरंत प्रभाव नहीं डालते थे। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि किसी अवेकनर के पास फायरबॉल कौशल है, इसका मतलब यह नहीं है कि सक्रिय होने पर तुरंत एक फायरबॉल प्रकट हो जाएगी। इसके बजाय किसी कौशल को सक्रिय करने से जादूगर को उसके कामकाज के बारे में ज्ञान और सहज ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे उसका उपयोग करना आसान हो जाता था। कौशल में जितनी महारत हासिल होगी, ज्ञान उतना ही गहरा होगा और उसका उपयोग करना उतना ही आसान होगा। माइकल द्वारा हासिल की गई बेसिक शॉट नामक स्किल का इस्तेमाल करें। इसे एक्टिवेट करने पर तुरंत गोली नहीं चलेगी, बल्कि यह उसे सहज रूप से बंदूक पकड़ने, निशाना लगाने और गोली चलाने का तरीका बताएगी, जो उसके पहले के अनियमित प्रयासों से कहीं बेहतर है। जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वह कौशल उसके लिए स्वाभाविक होता जाएगा। माइकल के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और उसने अपनी बंदूक उठाई, दूर स्थित एसिड के कीचड़ पर निशाना साधते हुए। माइकल ने चुपचाप अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। बेसिक शॉट। तुरंत ही उसे सहज रूप से यह एहसास हुआ कि उसकी पकड़ गलत थी, उसका निशाना चूक गया था, उसकी शारीरिक मुद्रा को ठीक करने की आवश्यकता थी। धीरे धीरे माइकल ने कौशल के प्रभाव से निर्देशित होकर हर गलती को सुधारा, जबकि उसका ध्यान दूर मौजूद अनजान कीचड़ पर केंद्रित रहा। कौशल की सहायता के बावजूद माइकल को यह समायोजन करने में लगभग 20 सेकंड लगे। उसे अभी भी सुधार की गुंजाइश महसूस हो रही थी। यह उसके बुनियादी शॉट में कम महारत का परिणाम था। उच्च महारत के साथ निशाना लगाना और गोली चलाना उसके लिए सहज हो जाएगा। वह बिना सोचे समझे ही तेज और सटीक निशाना लगा पाएगा। उसकी कुशलता के चमत्कारिक प्रभाव ने माइकल को अवाक कर दिया। पहली बार बंदूक चलाना उसे स्वाभाविक लगा। हालांकि मेरी कुशलता से पता चलता है कि मैं और भी सुधार कर सकता हूं, फिर भी यह मेरे पहले के लड़खड़ाने से कहीं बेहतर है। मुझे बस अपनी कुशलता की दक्षता और मास्टरी को बढ़ाना है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि फेडरेशन को अवेकनेस चाहिए। हम सचमुच धोखेबाजों की तरह हैं, तुरंत शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन कौशलों में पल भर में महारत हासिल कर लेते हैं जिन्हें सीखने में सालों लगने चाहिए। एक नेक्रोमेंसर के रूप में अगर मैं एक आर्चर होता तो क्या मैं पहले से ही एक निशानेबाज नहीं होता? आम लोग इससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन शिक्षकों का ये कहना बिल्कुल गलत था कि जागृत करने वाले और साधना करने वाले बराबर हैं। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया इन दोनों पेशों को ठीक से समझ ही नहीं पाती है। क्या ये फेडरेशन द्वारा जानबूझकर छिपाया गया मामला है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? विचारों के बवंडर के बावजूद माइकल का ध्यान कभी भी एसिड स्लाइम से नहीं हटा। जैसे ही उसने स्थिर निशाने से राक्षस पर निशाना साधा, उसने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। टकराना। लंबे हॉल में एक धीमी सी आवाज गूंजी। साइलेंसर की वजह से गोली चलने की आवाज तेज नहीं थी। पुई। एसिड स्लाइम से हुई अपनी पहली मुठभेड़ के विपरीत, जिसमें माइकल का हर निशाना चूक गया था, इस बार उसकी पहली गोली निशाने पर लगी। इससे स्लाइम मरा तो नहीं, लेकिन उसके केंद्र के पास बने छेद से पता चलता है कि गोली लगभग चूक गई थी। बेसिक शॉट कितना शक्तिशाली है। माइकल ने मन ही मन प्रशंसा करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि गोली करीब से लगी थी, लेकिन वह केंद्र तक नहीं पहुंची थी, और अब कीचड़ को उसके बारे में पता चल गया था। न आंखें हैं न कान, फिर भी यह महसूस कर सकता है। सचमुच प्रकृति का एक विचित्र नमूना है, माइकल ने सोचा, जिससे स्लाइम के प्रति उसकी नापसंदगी जाहिर हो गई। लेकिन यह धीमा है। हालांकि राक्षसों के पास विशेषता अंक नहीं थे, माइकल को उम्मीद थी कि लेवल 7 का एसिड स्लाइम ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि इसके एसिड हमलों की तीव्रता और सीमा को छोड़कर इसकी गति पिछले वाले से लगभग अलग नहीं थी। अगर यह इतनी धीमी गति से हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल लापरवाह होगा। बढ़ते आत्मविश्वास के बावजूद माइकल को स्लाइम और उनकी संभावित क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
हालांकि कीचड़ की धीमी गति को देखते हुए माइकल ने सोचा कि वह सुपर एसोसिएशन स्टोर से प्राप्त अपने परिष्कृत भाले से इसे संभवतः समाप्त कर सकता है, लेकिन माइकल ने ऐसा न करने का फैसला किया। फिलहाल कीचड़ उस तक नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि वह सुरक्षित दूरी से निशाना साध सकता था। इस रणनीति से वह तब तक अपना लेवल बढ़ा सकता था जब तक उसकी गोलियां खत्म न हो जाए या उसकी बंदूक बेकार न हो जाए। फिर वह आमने सामने की लड़ाई के बारे में सोचेगा। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद अपने पिछले रास्ते से वापस उसी कमरे में पहुंचने के बाद जहां वह पहली बार आया था और अधिक राक्षसों से टकराने से बचने के लिए अज्ञात क्षेत्रों से बचते हुए माइकल अंततः एसिड स्लाइम को नीचे गिराने में कामयाब रहा। आपने एक कॉमन लेवल 7 एसिड स्लाइम को मार डाला। आपको 103 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। आपने अपने स्तर से 5 स्तर ऊंचे राक्षस को मार गिराया, जिससे आपको 6 गुना अनुभव गुणक प्राप्त हुआ। आपको 618 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। ऊपर का स्तर, आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। ऊपर का स्तर, आप लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। आप लेवल 4 ह्यूमन पर पहुंच गए हैं। आपने शक्ति, चपलता और सहन शक्ति में 0.4 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपने बुद्धिमत्ता में 1.0 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपको 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एट वेबसाइट खोजें। आपने लेवल 4 नेक्रोमेंसर अप्रेंटिस के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर ली है। आपने शक्ति और सहन शक्ति में 0.2 स्टेट पॉइंट, चपलता में 0.6 स्टेट पॉइंट और बुद्धिमत्ता में 1.0 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपको 8 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। एसिड स्लाइम के मरने के बाद माइकल ने अपने अंदर शक्ति का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया। उसकी बुद्धि तेज हो गई, उसकी ताकत बढ़ गई, उसकी रक्षा क्षमता मजबूत हो गई और उसकी गति तेज हो गई। मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया, माइकल ने मन ही मन खुशी से सोचा। पिछली बार जब उसका लेवल बढ़ा था तब उसे सिर्फ दर्द महसूस हुआ था, लेकिन इस बार वह लेवल बढ़ने के साथ आए बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। और चूंकि उसने लगातार 2 बार अपना स्तर बढ़ाया, इसलिए उसकी ताकत में आया उछाल और भी अधिक स्पष्ट था। उत्साहित होकर माइकल ने तुरंत परिणाम देखने के लिए अपना स्टेटस चेक किया। स्थिति: नाम माइकल नॉमन, वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु, स्तर 4 2 कैरेट, एक्सपायरी 48/600, शक्ति 2.2 कैरेट, फुर्ती 5.9 कैरेट, संविधान 4.00 कैरेट, बुद्धिमत्ता 7.52 कैरेट, विशेषता अंक 13, कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना, प्रतिभा अनंत विकास, क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/8, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। अपना नया अपडेटेड स्टेटस देखकर माइकल भावनाओं के उफान से भर गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire नेट वेबसाइट खोजें। उत्पत्ति की भूमि में महज 1 घंटे से कुछ अधिक समय में ही वह मानवीय मानकों के अनुसार एक राक्षसी प्राणी में परिवर्तित हो गया था। माइकल को सबसे ज्यादा खुशी अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स में हुई बढ़ोतरी से हुई, जो उसकी शक्ति का आधार थे। 13 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देखकर वह खुशी से झूम उठा। कुल 13 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। पिछले लेवल अप से बचाए गए 1 पॉइंट को मिलाकर मुझे लेवल 3 तक पहुंचने से 6 और लेवल 4 तक पहुंचने से 6 और पॉइंट्स मिले। क्या मुझे इनका इस्तेमाल अभी करना चाहिए? माइकल थोड़ा असमंजस में था, जैसे उसे अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया हो, लेकिन उसे यह पता न हो कि इसे कहां खर्च किया जाए। हालांकि संभावनाएं अनंत थीं। इन बिंदुओं का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में सोचते हुए माइकल ने अपने आंकड़ों पर ध्यान दिया। मेरी ताकत अब एक औसत इंसान से 2 गुनी है। हालांकि यह मेरी सबसे कमजोर क्षमता है, फिर भी यह बहुत मजबूत है। फिलहाल मुझे इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है। एक जादूगर के लिए ताकत कोई प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन उसके अधीन कोई भी मरे हुए प्राणी न होने के कारण माइकल अभी भी अनिवार्य रूप से एक नकली जादूगर के रूप में काम कर रहा था। फिर उनकी फुर्ती भी थी। इसमें पूरे 1 अंक की वृद्धि हुई, जिससे मेरी चपलता एक औसत इंसान की तुलना में लगभग 6 गुना हो गई। संभवतः मैं अधिकांश 8-10 स्तर के राक्षसों से गति में कमतर नहीं हूं, जब तक कि वे चपलता में विशेषज्ञ न हो। माइकल को अपने आकलन पर पूरा भरोसा था। चूंकि राक्षसों के पास विशेषता अंक नहीं होते और वे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अपनी नस्ल पर निर्भर होते हैं, इसलिए गति में माहिर स्तर 5 का राक्षस भी चपलता में उससे थोड़ा ही आगे निकल पाएगा, अगर बिल्कुल भी आगे निकल पाया तो। पहली बात तो यह है कि मैंने इस इमारत में स्लाइम के अलावा कोई और राक्षस नहीं देखा है। फिलहाल मुझे अपनी गति बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पहले से ही पर्याप्त है, माइकल ने सोचा और अगले आंकड़े अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ गया। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने स्वास्थ्य में 1 अंक और जोड़ दिया, जिससे यह एक औसत मनुष्य के स्वास्थ्य से 5 गुना अधिक हो गया। इसके पीछे तर्क सीधा साधा था, जितनी अधिक शक्ति होगी उसे मारना उतना ही कठिन होगा। साथ ही उसके गुणों के अंक सम संख्या में देखना दृष्टिगत रूप से भी संतोषजनक था। उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। फिलहाल ये जानकारी काफी हद तक बेकार ही रही। आंकड़ों का एक दिलचस्प पहलू ये था कि जब किसी व्यक्ति के वर्ग से संबंधित कोई आंकड़ा 20 अंकों की वृद्धि तक पहुंचता था, तो एक नया कौशल प्राप्त करने की 50% संभावना होती थी। कभी कभी हर 20 अंकों की वृद्धि के लिए अन्य असंबंधित आंकड़ों से संबंधित कौशल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि 50% संभावना से यह गारंटी नहीं मिलती थी कि हर 40 अंकों पर एक कौशल प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति बिना कोई कौशल प्राप्त किए भी किसी एक आंकड़े में 100 अंक अर्जित कर सकता है। अपने 13 एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ माइकल किसी कौशल को अनलॉक करने के लिए बुद्धिमत्ता में निवेश कर सकता था, लेकिन यह एक जोखिम भरा जुआ होता। अगर वह असफल हो जाता तो इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता।
हालांकि नेक्रोमेंसर अवेकनर दुर्लभ हैं, मुझे संदेह है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके शुरुआती स्थान ने एक एंडेड को रखना असुविधाजनक बना दिया है। सुपर एसोसिएशन फोरम पर इसका कोई समाधान होना चाहिए, मैं वापस आने पर इसकी जांच करूंगा। अंततः माइकल ने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बाद के लिए बचाकर रखने का फैसला किया, जब उसे वास्तव में उनकी आवश्यकता होगी। उसकी वर्तमान शक्ति पहले से ही पर्याप्त थी। अपना पैनल बंद करके वह एसिड स्लाइम के लास्ट के पास पहुंचा। दुर्भाग्य से उसे वहां केवल एसिड स्लाइम का कोर ही मिला, इस बार कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिला। माइकल को ज्यादा निराशा नहीं हुई, उसे इसका पहले से ही अंदाजा था। अगर स्पिरिट क्रिस्टल आम होते तो वे इतने कीमती नहीं होते। एसिड स्लाइम कोर को अपने मार्क ऑफ ओरिजिन में छिपाकर माइकल और अधिक राक्षसों की तलाश में निकल पड़ा। घंटे बाद उस परित्यक्त इमारत की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद माइकल 13 और स्लाइम को मारने में कामयाब रहा और उसका लेवल बढ़ गया। दुर्भाग्यवश इस संख्या के बावजूद उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उसके स्तर को 1 से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया वह इमारत में मौजूद स्लाइमों के स्तर के बराबर होने लगा। उच्च स्तर के राक्षसों को हराने से मिलने वाले अतिरिक्त अनुभवन भी उसके लिए नगण्य साबित हुए, क्योंकि उसे जिस सबसे शक्तिशाली स्लाइम का सामना करना पड़ा वह केवल स्तर 7 का था। माइकल ने जिन स्लाइम से लड़ाई की उनमें से अधिकांश का स्तर 4 से 5 के बीच था। फिर भी माइकल निराश नहीं हुआ। कम से कम लेवल बढ़ाने के दौरान वह किसी बड़े खतरे में नहीं था। यह सर्वविदित था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आगे बढ़ना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, जोखिम कारक। अधिक शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना अधिक जोखिम भरा था। अधिकांश जागृत व्यक्ति अपनी जान को खतरे में डालने से बचते थे और इसके बजाय स्थिर क्रमिक विकास को प्राथमिकता देते थे। आखिरकार उनके पास समय था और कोई अंतर्निहित बाधाएं नहीं थीं। देर सवेर उनका संचित अनुभव उन्हें उच्च स्तर तक ले जाएगा। दूसरा, विस्तार संबंधी चुनौतियां। जैसे जैसे अवेकनर्स शक्तिशाली होते गए वैसे वैसे राक्षस भी शक्तिशाली होते गए। विशेषता अंकों से मिलने वाला लाभ समय के साथ कम होता गया। उदाहरण के लिए सामान्य श्रेणी के राक्षस अधिकतम 3 सितारों के साथ केवल 21वें स्तर तक ही पहुंच सकते थे। 21वें स्तर से ऊपर पहुंचने वाले सभी राक्षस दुर्लभ श्रेणी के राक्षस थे और उनके स्तर बढ़ने के साथ साथ कठिनाई भी बढ़ती जाती थी। हालांकि एट्रीब्यूट पॉइंट्स की मदद से अवेकनर दुर्लभ श्रेणी के राक्षसों से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वे उच्च श्रेणी के दुश्मनों के खिलाफ अपर्याप्त साबित हुए। बेशक इस समय माइकल के लिए इनमें से किसी भी बात का कोई खास महत्व नहीं था। वह इस बात से संतुष्ट था कि वह लेवल 5 तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। स्लाइम ने उसे 4 स्पिरिट क्रिस्टल और अच्छी मात्रा में स्लाइम कोर भी प्रदान किए, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां नहीं थीं। आखिरी स्लाइम को मारने के बाद माइकल को आखिरकार उस इमारत से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया जिसमें वह फंसा हुआ था। निकास द्वार पूरी तरह खुला हुआ था, जिससे दूर दूर तक फैली हुई कई और परित्यक्त इमारतें दिखाई दे रही थीं। इनमें से कुछ इमारतें आंशिक रूप से धूल में तब्दील हो चुकी थीं, जबकि अन्य घनी घास से ढकी हुई थीं। दीवारों से जड़ें निकल रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे उस इमारत में थी जिसमें माइकल इस समय मौजूद था। ये स्पष्ट था कि इन इमारतों को लंबे समय से छोड़ दिया गया था। वहां से चले जाने की तीव्र इच्छा होने के बावजूद माइकल ने बाहर निकलने की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। नहीं, उसने उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। निकास द्वार के बाहर एक सीढ़ी थी और उसके आधार पर एक मूर्ति खड़ी थी जो वातावरण के साथ सहजता से घुल मिल गई थी। यदि माइकल ने सावधानी और जिज्ञासा के चलते मूर्ति पर डिटेक्ट का प्रयोग न किया होता तो वह शायद इसकी विशिष्टता को नजरअंदाज कर देता। नहीं, अधिक संभावना यही थी कि उसकी मृत्यु हो जाती। गार्गोयल लेवल 21, रैंक दुर्लभ। एक बूढ़ा गार्गोयल जो वर्षों की उपेक्षा के बाद कमजोर हो गया है। एक गार्गोयल, एक ऐसा प्राणी जिसे कभी उसकी पिछली दुनिया में केवल काल्पनिक कहानियों में ही मौजूद माना जाता था, अब उससे महज 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हालांकि इसमें पंख नहीं थे, लेकिन माइकल के लिए ये सबसे कम चिंता की बात थी। मेरा तो काम तमाम हो गया, उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। उत्पत्ति की भूमि में उनका अनुभव इतना अभिशापपूर्ण प्रतीत होता था कि इस वर्ष नए जागृत व्यक्तियों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शुरुआत के शीर्ष 100 में स्थान पाने का हकदार था। पहले तो वह एक कीचड़ के हमले में बाल बाल बचा, और अब पता चला कि वो कीचड़ तो बस मुख्य खतरे से पहले की तैयारी थी। माइकल को लगा कि वह एक सुनसान छात्रावास में फंस गया है और उसके पास विकल्प सीमित थे। उसने छत में छेद बड़े करके बाहर निकलने का सोचा। अपनी मौजूदा ताकत से वह शायद छत तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा कूद सकता था, लेकिन इस योजना में जोखिम भी थे। एक तो शोर ध्यान आकर्षित कर सकता था। शायद बाहर मौजूद गार्गोयल ने उसे देख लिया था, लेकिन हमला करने से इसलिए परहेज किया क्योंकि वह पहले से ही उस इमारत के अंदर था जिसकी वह रक्षा कर रहा था। अगर वह बिना किसी की नजरों में आए बच भी जाता तो इस बात की क्या गारंटी थी कि आसपास कहीं और राक्षस संभवतः उससे भी ज्यादा शक्तिशाली छिपे हुए नहीं थे। गार्गोयल जैसा रैंक 1 लेवल 11 का राक्षस पहले से ही उसकी क्षमता से कहीं अधिक था, और अधिक खतरों को इसमें जोड़ना वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। मुझे अपने स्लाइम वापस चाहिए, माइकल हताशा में चीखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे इमारत के बाहर मौजूद गार्गोयल आभासी आकृति का डर था। हालांकि उसे संदेह था कि गार्गोयल शायद उसका पीछा नहीं करेगा। वह घंटों से इस इमारत में था, कभी कभी शोर मचा रहा था, फिर भी यह जोखिम लेने लायक नहीं था। इतनी विकट परिस्थिति के बावजूद माइकल पूरी तरह से निराश नहीं था। कम से कम वह अभी भी जीवित था, और जब तक ये सच था वह इससे निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल सकता था। मन में विचारों की गहमागहमी के बीच माइकल उस जगह की ओर वापस चल पड़ा जहां वह पहली बार प्रकट हुआ था। न जाने क्यों ये स्थान उसे हमेशा एक हल्की सी शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाता था। अब घर वापस जाने का समय हो गया है।
कई घंटों तक इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद, हालांकि अब वह काफी मजबूत हो गया था, माइकल शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। उसने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक जायजा लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई खतरा आसपास न छिपा हो जो उसके निहत्थे शरीर पर हमला कर सके। तभी वह एक कोने में बैठ गया और सुपर एसोसिएशन स्टोर से एक ऊर्जावर्धक पेय निकाला। उफ, स्वाद बहुत खराब है, लेकिन कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे दोस्त, उसने कड़वा तरल पीते हुए खुद को थपथपाते हुए बुदबुदाया। अब वापस जाकर अपनी अनचाही समस्याओं का समाधान ढूंढने का समय आ गया है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelful.net वेबसाइट खोजें। तैयार होते ही माइकल ने अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि से अलग कर लिया। ऑरोरा में वापस आकर उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह धिक्कार है। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट। नमस्कार प्यारे पाठकों, जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये गेम लाइक वर्ल्ड में मेरी एंडेड सेना का विकास श्रृंखला के पहले भाग का समापन है। पिछले 20 अध्यायों में मैंने दोनों दुनियाओं, खेल की कार्यप्रणाली और मुख्य पात्र के लिए एक ठोस आधार तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। दूसरे खंड से कहानी की गति तेज हो जाती है क्योंकि हम मुख्य कथानकों में गहराई से उतरते हैं। माइकल को असाधारण शक्ति प्राप्त होगी और अंततः वह अवेकना अकादमी की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। हम सभी के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। साथ ही कृपया पहले भाग के बारे में अपने विचार साझा करें। क्या बेहतर किया जा सकता था, आपको क्या पसंद आया या नापसंद आया, और दूसरे भाग में आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माइकल को अपने जन्मस्थान की भूमि में पहले दिन को लेकर दुविधा महसूस हो रही थी। एक तरफ तो ये रोमांचक था, वह एक कीचड़ से मारे जाने से बल बच गया था और मात्र भाग्य से ही वह विकृत होने से बच गया था। दूसरी ओर ये बेहद भयानक था। उसकी पहली लड़ाई सबसे कमजोर प्रजातियों में से एक स्लाइम के खिलाफ जीवन मरण का संघर्ष थी, और जैसे ही चीजें बेहतर होती दिखी, उसका सामना एक और भी बड़े प्रतिद्वंद्वी से हो गया। क्या स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर भी प्रवेश न कर पाने का यही मतलब है? वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप छत को घूरता हुआ बुदबुदाया। लेकिन इस अराजकता के बावजूद माइकल एक बात से इनकार नहीं कर सका। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई लाभ नहीं हुआ था। हालांकि दूसरी दुनिया में उनका पहला अनुभव उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसने उन्हें वह दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, शक्ति। स्थिति। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelful.net वेबसाइट खोजें। स्तर 5 कैरेट। EXP 114/800। शक्ति 2.5 1.2 कैरेट। फुर्ती 6.450 कैरेट। संविधान 4.33.1 कैरेट। बुद्धिमत्ता 8.54 कैरेट। विशेषता अंक 18। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, नया बुनियादी वार नया। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 0/10। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। माइकल को उत्पत्ति की भूमि में आए हुए केवल 3 घंटे ही हुए थे, फिर भी कल की तुलना में जब वह पहली बार जागा था, उसका विकास आश्चर्यजनक था। फोरम पर मौजूद उन वरिष्ठ सदस्यों ने बिल्कुल सही कहा था। लैंड ऑफ ओरिजिन कोई खेल नहीं है, भले ही वह देखने में खेल जैसा लगे, लेकिन यह वास्तव में एक अद्भुत जगह है, उसने विस्मय से बुदबुदाते हुए कहा। एक क्षण बाद ही उसका मूड उदासी में डूब गया। इतनी तरक्की के बावजूद मेरे पास अभी भी एक नेक्रोमेंसर के रूप में कोई एंडेड नहीं है। मेरी सबसे ऊंची मानी जाने वाली खूबी बुद्धिमत्ता अब चपलता से पीछे छूटने वाली है। क्या मैं सचमुच एक नेक्रोमेंसर हूं या मैं एक हत्यारा बनता जा रहा हूं? थोड़ी देर रुककर वह कड़वी हंसी हंसा। नहीं, छोड़ो ये बात, मुझे तीरंदाज होना चाहिए। मेरा एकमात्र कारगर कौशल बेसिक शॉट है, और इसमें तो मैना का भी इस्तेमाल नहीं होता, ये तो स्टेमिना से चलने वाला एक शारीरिक कौशल है। माइकल ने खड़े होकर अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को फैलाते हुए बेबसी में सिर हिलाया। फिर उसने डेस्क से अपना फोन उठाया। 3:07 उसने पढ़ा। मूल देश में लगभग 3 घंटे बिताए। मैं दोपहर के कुछ समय बाद यहां से निकला था और वहां मेरे निकलने से पहले दोपहर होने वाली थी। ऑरोरा का समय शायद 3 से 4 घंटे आगे है। बेशक ऑरोरा और उत्पत्ति की भूमि के समय क्षेत्र आपस में असंबंधित थे क्योंकि वे पूरी तरह से अलग अलग दुनियाएं थीं। फिर भी माइकल ने समय के अंतर का उपयोग अनुमान के तौर पर किया। यह विचार मन में लिए हुए माइकल अपनी डेस्क के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपने फोन पर सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉगिन किया। इस बार वह सिर्फ जवाबों की तलाश नहीं कर रहा था, उसने सीधे सवाल पूछने की योजना बनाई थी। माइकल के मन में बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं और सही शब्दों को जाने बिना ही अंधाधुंध समाधान खोजना किसी समुद्र के बीच में अफवाहों में छिपे खजाने को खोजने जैसा लग रहा था। उत्पत्ति भूमि में पहले दिन को लेकर विरोधाभासी मान्यताएं। माइकल ने अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन करते हुए अपनी बात शुरू की। उसका प्रारंभिक स्थान, भयावह खंडहर और एक जादूगर होने के नाते उसके परिवेश में किसी भी प्रकार की अमानवीय शक्ति का अभाव। उसने अपने रास्ते में बाधा बन रहे प्रथम श्रेणी के राक्षस से उत्पन्न चुनौती के बारे में भी बताया और आगे क्या करना है इस बारे में सलाह मांगी। सुपर एसोसिएशन में कथित तौर पर 70,000 से अधिक अवेकन थे। हालांकि माइकल को यह पक्का पता नहीं था कि उनमें से कितने ऑनलाइन थे, लेकिन फोरम पर फिलहाल 10,000 सक्रिय उपयोगकर्ता दिख रहे थे। यकीनन उनमें से कोई न कोई, चाहे वह अवेकना हो या कल्टीवेटर, उसकी इस समस्या के लिए सलाह दे सकता था। माइकल अपने पोस्ट के सत्यापन की प्रतीक्षा करते हुए समय बिताने के लिए फोरम ब्राउज कर रहा था। वह मुश्किल से होम पेज पर पहुंचा ही था कि एक ट्रेंडिंग विषय ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया।
संघ में परिवर्तन। ये क्या है? माइकल ने उत्सुकता से बुदबुदाया। संघ में बदलाव, उसने विचारपूर्वक दोहराया। उसे कुछ ऐसा याद आ रहा था जिस पर उसने मूल भूमि में रहते हुए विचार किया था। फेडरेशन का ध्यान अवेकनरों पर केंद्रित होना उन्हें हमेशा से अजीब लगता था। अधिकांश लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, केवल इतना ही जानते थे कि फेडरेशन अवेकनरों को महत्व देता है। इसके सटीक कारण स्पष्ट नहीं थे। उन्हें यह भी विश्वास दिलाया गया था कि कल्टीवेटर अवेकनरों के समान है, जिनमें मुख्य अंतर साधना की गति का है। हालांकि एक नए अवेकनर के रूप में माइकल पहले से ही जानता था कि यह गलत था। वह कल्टीवेटर्स के बारे में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता था, लेकिन फोरम तक पहुंचने उसकी समझ को बढ़ाया था। उदाहरण के लिए, एक रैंक 2 नाइट एलिट जो औसत मनुष्य से 10 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, को आसानी से एक लेवल 5 अवेकनर द्वारा टक्कर दी जा सकती थी, जिसने अभी तक कोई उन्नत स्तर भी हासिल नहीं किया था। उनके विचार में, यदि कल्टीवेटर्स एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग न करें तो उनकी तुलना अवेकनर्स से लगभग न के बराबर की जा सकती है। यह एक स्पष्ट अंतर था, फिर भी जनता को जानबूझकर इसके विपरीत विश्वास दिलाया गया। माइकल को संदेह था कि इस गलत सूचना के पीछे कोई उद्देश्य था। शायद इसका उद्देश्य जागृति प्राप्त करने में असफल रहे लोगों में निराशा को रोकना था, या शायद इसका लक्ष्य जागृति प्राप्त करने वालों और साधना करने वालों के बीच एक तीव्र सामाजिक विभाजन को रोकना था। यह सामाजिक विभाजन मंच पर स्पष्ट था, लेकिन वास्तविक दुनिया में अधिकांश लोग संभवतः अवेकनर और कल्टीवेटर को केवल थोड़ा अलग मानते थे। दोनों के पास महान शक्तियां थी, लेकिन कोई भी चीज एक दूसरे से बहुत श्रेष्ठ नहीं थी। यह सब कुछ संदिग्ध लग रहा था, और माइकल को पूरा यकीन था कि सच्चाई केवल फेडरेशन को ही पता है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक को देखते हुए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पोस्ट पर टैप किया। तारांकन 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 तारांकन। इस पोस्ट के लेखक सुपर एसोसिएशन के लेवल 2 के सदस्य थे, जो माइकल से एक रैंक ऊपर थे। इसे प्रकाशित हुए भी महज एक दिन हुआ था, और इतने समय में ही इसे इतनी लोकप्रियता मिल गई कि यह फोरम पर ट्रेंड करने लगा। संघ में परिवर्तन। नाम, बिली स्टॉममैन। लेवल 2। प्रकाशन तिथि, गुरुवार 7वें महीने की 18 तारीख, नवयुग का वर्ष 228 दिन पहले। मैं मूनस्टोन कल्टीवेशन अकादमी में अध्ययनरत एक मैच कमांडर हूँ। एक सप्ताह पहले मैं छुट्टियों के लिए घर लौटा था। आमतौर पर जब अकादमी आगामी कॉलेज परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवकाश देती है, तो हम वरिष्ठ छात्र आमतौर पर 2 विकल्पों में से एक चुनते हैं: प्रशिक्षण फिर से शुरू करने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना, या सीधे प्रशिक्षण के लिए डायमेंशनल क्रैक्स की ओर जाना। हालांकि ये पोस्ट उस बारे में नहीं है। चूंकि मुझे 3 महीने की छुट्टियां मिली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस साल का कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताऊं, क्योंकि पिछले साल मुझे यह मौका नहीं मिला था। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मुझे एक अजीब बात देखने को मिली, जिससे मैं हैरान रह गया। जब भी मैं वापस आता हूं, मेरे छोटे भाई बहन अक्सर मुझसे अवेकनर्स और कल्टीवेटर्स के बारे में नासमझी भरे सवाल पूछते हैं। लेकिन इस बार अकादमी में प्रवेश करने से पहले वे मुझसे भी ज्यादा जानते हुए लग रहे थे। पहले तो मुझे चिंता हुई कि कहीं वे गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि उनके स्कूल ने उन्हें यह नया ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया था। जिज्ञासावश मैंने अपने कुछ सहपाठियों से पूछा जो छुट्टियों के लिए घर गए थे। उन्होंने अपने भाई बहनों के स्कूलों में भी इसी तरह के बदलावों की जानकारी दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फिलहाल ये बदलाव मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही हो रहे हैं। मैं उलझन में हूँ। क्या फेडरेशन ही अलौकिक पेशों के बारे में जानकारी, खासकर बच्चों के लिए, प्रतिबंधित नहीं कर रहा था? वे अचानक अब इसे क्यों जारी कर रहे हैं? अगर आप YouTube पर देखेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनमें ऐसी जानकारी होगी जो हमें हाई स्कूल में नहीं मिल पाती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, क्या किसी को पता है कि क्या हो रहा है? पोस्ट पढ़ने के बाद माइकल का दिल थोड़ा भारी हो गया। पोस्ट की सामग्री में एक ऐसे विषय का जिक्र था जिस पर उन्होंने पहले भी विचार किया था। यह देखकर कि अन्य लोग भी उसकी आशंकाओं से सहमत प्रतीत होते हैं, या कम से कम उसकी शंकाएं आंशिक रूप से सही साबित होती हैं, माइकल गहरी सोच में डूब गया। यहां तक कि मूनस्टोन कल्टीवेशन अकेडमी का जिक्र भी, जब उसने पहली बार किसी अलौकिक संस्थान का नाम सुना था, माइकल का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा। एक तरह से इससे यह बात उजागर हुई कि इस दुनिया में अलौकिक चीजों के बारे में जानकारी को कितनी बेरहमी से दबाया गया था। जिन छात्रों ने कम उम्र में ही खेती करना शुरू कर दिया था, उनके लिए उन कॉलेजों के नामों से अनजान रहना जिनमें वे संभावित रूप से प्रवेश ले सकते थे, बहुत कुछ बताता है। यह मुझे पृथ्वी पर पढ़ी जाने वाली उन साधना संबंधी उपन्यासों की याद दिलाता है, माइकल ने सोचा। उन दुनियाओं में नश्वर, अमर लोगों के अस्तित्व के बारे में जानते थे, लेकिन उससे परे की कोई भी जानकारी वर्जित या दुर्लभ मानी जाती थी। फेडरेशन इतने लंबे समय से जागृत करने वालों और साधकों के बारे में जानकारी दबा रहा है, तो अब वे क्यों बदल रहे हैं? एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में माइकल ने इस दुनिया की प्रकृति पर विचार करने में कुछ समय बिताया था। हालांकि वह यहाँ केवल 3 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय से ही था। अपनी जागृति के बाद से माइकल अक्सर सोचता था, जागृति प्राप्त करने वाले और साधना करने वाले समाज के सम्मानित सदस्य माने जाते थे। फिर भी अजीब बात यह थी कि उनके बारे में या उनके जीवन शैली के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कभी कभार कुछ झलकियां दिखाई देती थीं, जैसे कि वीडियो, लेकिन वे भी सही थीं। माइकल के वर्तमान दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपाय जनता को सूचित करने के बजाय उन्हें गुमराह करने के लिए बनाए गए थे। स्कूलों में जागृति लाने वालों और साधना करने वालों के बारे में जो जानकारी पढ़ाई जाती थी, वह उनकी प्रारंभिक कल्पना से भी कहीं अधिक अपर्याप्त थी। जो कुछ भी प्रदान किया गया था वह न्यूनतम से भी कम था, और यद्यपि पूर्व माइकल को यह बहुत अधिक लग सकता था, जागृत माइकल ने अब देखा कि यह वास्तव में कितना महत्वहीन था। यदि माइकल वयस्क अवस्था में इस दुनिया की यादों के बिना पुनर्जन्म लेता, तो शायद उसने शुरू में सोचा होता कि यह पृथ्वी का ही एक तकनीकी रूप से उन्नत संस्करण है।
इस एहसास ने इस बात को रेखांकित किया कि समाज में एक प्रेरक शक्ति होने के बावजूद जागृत और साधक लगभग अदृश्य थे। शायद इस दुनिया के अधिकांश लोगों को ये सामान्य लगता था क्योंकि उनके लिए हमेशा से ऐसा ही होता आया था। हालांकि एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में माइकल का दृष्टिकोण अलग था। शुरू में तो उसने इस स्थिति के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की थी क्योंकि उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह कक्षा को जगा पाएगा या नहीं। अगर वह जागृत नहीं होता और संघ उसी तरह चलता रहता जैसा वह चल रहा था तो संघ द्वारा सूचनाओं को दबाने से यह सुनिश्चित हो जाता कि वह अलौकिक चीजों के बारे में अनजान ही रहता, ठीक वैसे ही जैसे अधिकांश नागरिक थे। इसी वजह से माइकल को वह पोस्ट इतनी गहराई से प्रभावित कर गई जो उसने अभी पढ़ी थी। उनके दो अहम सवाल थे। पहला सवाल यह है कि अवेकनर और कल्टीवेटर के बारे में जानकारी इतने लंबे समय तक क्यों दबाई गई थी। दूसरा, ये जानकारी अब क्यों जारी की जा रही थी। संघ में क्या हो रहा है। माइकल के मन में कई विचार कौंध रहे थे, तभी उसने पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल किया। मुझे पता था कि ऐसा कभी न कभी तो होना ही था। हालांकि अतीत की दुखद घटनाओं के कारण मैं फेडरेशन के दृष्टिकोण को समझता हूं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वे इंसान पाल रहे हैं, जानवर नहीं, पिंजरे में बंद जानवर। ये कुत्ते इतने लंबे समय से सत्ता में हैं कि उनका अहंकार बढ़ गया है। मैं सीनियर की बातों से सहमत हूं, हालांकि मैं इतनी बेबाकी से बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। आहा, मैं नया साधक हूं। अतीत में कौन कौन सी दुखद घटनाएं घटी, क्या उन्हीं घटनाओं के कारण संघ हमारे बारे में खबरें दबा रहा है। एक खास टिप्पणी ने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले तो लेखक की दृष्टता ही चौंकाने वाली थी। हालांकि माइकल ने समझदारी से इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि यह लेवल 5 के सदस्य की ओर से आया था। दूसरी बात, उन्हें असल में विषय वस्तु में ही दिलचस्पी थी। दुखद घटनाएं, ऐसी कौन सी घटनाएं हो सकती हैं जिन्होंने फेडरेशन को हमारे बारे में खबरों को दबाने के लिए इतना दृढ़ बना दिया हो। जिज्ञासावश माइकल ने पूरी एकाग्रता के साथ उस ट्रेड को पढ़ना जारी रखा। जब नए किसान ने मार्गदर्शन मांगा तो लेवल 5 के एक अन्य सदस्य ने जवाब देने के लिए हस्तक्षेप किया। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या होता है जब आप गरीब और अमीर लोगों को एक ही जगह पर एक साथ रखते हैं। एक सामाजिक संरचना बनती है, वरिष्ठ। और इस सामाजिक संरचना से किसे लाभ होता है। अमीर, वरिष्ठ। बिल्कुल सही। सरल शब्दों में कहें तो अमीर लोग गरीबों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार करते हैं और यह सब धन जैसी मामूली चीज के लिए होता है। अब आपके विचार से क्या होगा जब अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को उन आम इंसानों के साथ रखा जाए जो जीवित रहने के लिए उन शक्तियों पर निर्भर हैं। अंधकार युग में आयामी दरारें प्रकट होने और राक्षसों को बाहर निकालने के 1 वर्ष बाद मानवता की जनसंख्या घटकर मात्र 10 करोड़ रह गई थी। आजकल के बच्चे बस इतना ही जानते हैं और कुछ अन्य बातों से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि वे कुछ भी नहीं जानते। विलुप्ति के कगार पर पहुंचने पर आशा की किरण जगी। जागृति लाने वालों के आगमन ने मानवता को संघर्ष का मौका दिया और वर्षों बाद साधकों का आगमन हुआ। यही वह निर्णायक मोड़ था जब मनुष्यों ने पलटवार करना शुरू किया। उन विकट समयों में जीवित रहना ही सर्वोपरि था और प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे स्थिति सुधरी, चीजें बदल गईं। आम इंसान अलौकिक शक्तियों को पूजने लगे और अलौकिक शक्तियां खुद को श्रेष्ठ समझने लगीं। मानवता के स्थिर होने के साथ ही यह मानसिकता और मजबूत होती गई। जागृत और साधक आम इंसानों को हीन समझने लगे और आम इंसानों ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। उस समय किसी साधक द्वारा क्रोध में आकर किसी साधारण मनुष्य की हत्या कर देना कोई असामान्य बात नहीं थी और दोनों पक्ष इसे सामान्य मानते थे। समय बीतने के साथ हालात और भी बदतर होते गए। कुछ अलौकिक शक्तियां राक्षसी प्राणियों में परिवर्तित हो गईं, राक्षसी साधक या जागृति करता। एक शक्तिशाली जादूगर ने एक बार 10 लाख जिंदगियों का बलिदान दिया और ये तो कुछ कम दुखद घटनाओं में से एक थी। दूसरों ने इससे कहीं अधिक जघन्य अत्याचार किए। ओह, तुम उन शैतानी शक्तियों को कोस सकते हो, लेकिन याद रखो, अंधकार में डूबने से पहले वे भी कभी इंसान थे। तुम भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे हो। ये पढ़कर माइकल का दिल भारी हो गया। वरिष्ठ सही थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह खुद को श्रेष्ठ समझने लगा था, मनुष्यों से नहीं बल्कि साधकों से। फिर भी अगर वह खुद को साधकों से ऊपर समझता है जो पहले से ही सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, तो क्या वह मूलतः ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि सामान्य लोग उससे नीचे हैं। भारी मन से माइकल ने पढ़ना जारी रखा। अब वह समझ गया था कि पिछले स्तर 5 के सदस्य का अतीत की दुखद घटनाओं से क्या तात्पर्य था। फिर भी इससे ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि फेडरेशन ने अवेकनर और कल्टीवेटर के बारे में जानकारी को क्यों दबा रखा था। जब राक्षसी शक्ति के साधकों का प्रभाव बढ़ने लगा तो सरकार के शक्तिशाली लोगों ने उन्हें दबाने के लिए कदम उठाया। लेकिन कड़वा सच यह है कि हम वास्तव में सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। इसे नकारना पाखंड होगा और इसी श्रेष्ठता के कारण संघ ने अलौकिक मामलों से सामान्य मनुष्यों को अलग रखते हुए हमारे लिए एक अलग स्थान बनाकर एक और संकट को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने अलौकिक शक्तियों के बारे में खबरों को दबा दिया ताकि आम लोग उनके बीच के भारी अंतर को न समझ सके और अवचेतन रूप से खुद को हीन न माने, ठीक वैसे ही जैसे अंधकार युग में होता था। साथ ही उन्होंने अलौकिक शक्तियों का ध्यान आम लोगों के जीवन में दखलंदाजी करने से हटाने का भी प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप 2 दुनियाओं का निर्माण हुआ, एक अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के लिए और दूसरी सामान्य मनुष्यों के लिए। यहाँ तक कि कॉलेज स्तर से नीचे के साधकों को भी केवल साधना करना सिखाया जाता है, उन पर सामान्य मनुष्यों की तरह ही मार्शल अनुशासन लागू किया जाता है। इससे समानता की भावना पैदा हुई और यह पद्धति दशकों तक कारगर रही, जिससे राक्षसी अलौकिक शक्तियों के उदय को रोका जा सका। लेकिन अफसोस की बात है कि इसने हमें समग्र रूप से कमजोर भी बना दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एटोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। बिली स्टॉर्मैन, जवाब देने के लिए धन्यवाद सीनियर्स।
हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन मैं अभी उलझन में हूँ। हमारे बारे में जानकारी दबाने से हम समग्र रूप से कमजोर कैसे हो जाते हैं, और फेडरेशन द्वारा अब थोड़ी थोड़ी जानकारी जारी करने का इससे क्या संबंध है? सीनियर लेवल 5 सदस्य के शब्दों को पढ़ने के बाद माइकल गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद ही वह इस स्थिति से बाहर आया। राक्षसी जागृतिकर्ता और साधक, अंधकार युग और संघ की कार्रवाई, मैं वास्तव में जिस दुनिया में हूँ उससे अनजान हूँ। माइकल का दिल भारी हो गया। वरिष्ठ के शब्दों से पता चला कि वह अज्ञानता के कोहरे में डूबा हुआ था। सौभाग्य से एक जागृत व्यक्ति होने के नाते वह धीरे धीरे इस धुंध को दूर कर सकता था और दुनिया की सच्चाई के बारे में अधिक जान सकता था। टिप्पणियों पर दोबारा ध्यान देते हुए माइकल चिंतन करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि हमें स्कूल में अंधकार युग के बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन यह उतना खुलासा करने वाला नहीं था जितना यह है। ये कहावत सच है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। कौन जानता है कि हमें इतिहास के रूप में जो पढ़ाया गया है उसमें से कितना सच है। जैसे जैसे उन्हें पता चलता गया कि आम जनता अपने आसपास की दुनिया से कितनी अनभिज्ञ है, उनका दिल उतना ही भारी होता गया। कुछ हद तक वो वरिष्ठ अधिकारी की निराशा को समझ सकता था। हालांकि वह अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों और आम इंसानों के बीच एक स्पष्ट सामाजिक ढांचा बनाने से बचने की फेडरेशन की इच्छा को समझता था, लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था कि वे इंसानों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस एहसास ने माइकल को दुविधा में डाल दिया। फेडरेशन, जो कभी अच्छे लोग लगते थे, अब कहीं अधिक संदिग्ध लगने लगे थे। राक्षसी साधक, वरिष्ठ ने कहा कि उन्हें दबा दिया गया था, मिटाया नहीं गया था। क्या वे अभी भी इस दुनिया में कहीं मौजूद हो सकते हैं? माइकल को वास्तविक दुनिया में जो सुरक्षा का एहसास होता था वह धीरे धीरे टूटने लगा। इस दुनिया का पानी वाकई बहुत गहरा है। इस खुलासे के अलावा माइकल को और भी अधिक मजबूत बनने की जरूरत महसूस हुई। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा क्लास है, इसलिए मैं मरे हुओं के मामले को लंबे समय तक अनदेखा नहीं कर सकता। मेरी लेवलिंग स्पीड अभी भी बहुत धीमी है, और फिर कॉलेज की परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। हालांकि फेडरेशन की कार्रवाइयों के बारे में जानने के बाद मैं इन संस्थानों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाता हूं, लेकिन वरिष्ठ के पोस्ट के नीचे बिली की टिप्पणी से पता चलता है कि उनसे अभी भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन 2 साल पहले जागृत हुए मेरे साथियों और यहां तक कि पिछले साल जागृत हुए लोगों की तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। केवल 3 महीने की तैयारी के साथ मेरे पास न के बराबर समय है। माइकल ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसके भीतर दृढ़ संकल्प उमड़ रहा था। मुझे और मजबूत होना होगा। माइकल के मन में कई विचार कौन थे, फिर उसने अपना ध्यान कमेंट सेक्शन की ओर मोड़ा। सीनियर ने कुछ ऐसा कहा था जिससे वह असमंजस में पड़ गया था। क्या हम कुल मिलाकर कमजोर हैं? सौभाग्य से पोस्ट के लेखक बिली ने भी यही सवाल पूछा था और एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया। हालांकि इस बार वह लेवल 5 का सदस्य नहीं बल्कि लेवल 3 का सदस्य था। वरिष्ठ व्यक्ति ने जब कहा कि हम सब मिलकर कमजोर हैं, तो उनका मतलब यह था कि जनता में अब ताकत हासिल करने की प्रबल इच्छा नहीं रही। आपको शायद लगे कि उनमें यह इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी दुनिया में क्या होगा जहां गरीब और अमीर में ज्यादा फर्क महसूस नहीं करते? क्या वे धन को अपना लक्ष्य बनाकर रखेंगे या सिर्फ सुविधा के लिए? मैं पहले भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर की दुनिया में जा चुका हूं और वहां के आम लोग सत्ताधारियों द्वारा बुरी तरह सताए जाते हैं। लेकिन हमारी दुनिया के लोगों की तुलना में उन तथाकथित आम लोगों में सत्ता की भूख इतनी तीव्र होती है कि मैं दंग रह गया। यहाँ के विपरीत, जहाँ एक 18 वर्षीय युवक जो अपनी आध्यात्मिक जागृति में असफल हो जाता है, शक्ति प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ देता है और समाज में किसी तरह गुजारा करने में ही संतुष्ट हो जाता है। मैं वरिष्ठ व्यक्ति से सहमत हूँ। यदि जनता को वास्तव में जागृतिकर्ताओं और साधकों की शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो और वे उसे महसूस कर सके, तो वे इसके लिए तरसेंगे। ये लालसा बदले में हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हाल के वर्षों में नए साधकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। शायद फेडरेशन अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो रहा है, जनता को उनकी दुनिया में मौजूद अलौकिक तत्वों की याद दिलाना। हमारी दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितना आम जनता मानती है। अकादमी के छात्र होने के नाते आपको ये बात सबसे बेहतर पता होनी चाहिए। अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए और हमारी जनता के लिए हर पल का सदुपयोग करें और सशक्त बने। अरोरा की इच्छा लाखों वर्षों तक कायम रहे। बिली स्टॉर्ममैन, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अरोरा की इच्छा लाखों वर्षों तक प्रबल बनी रहे। अरोरा की इच्छा 10 लाख वर्षों तक प्रबल रहे। ये वाक्य एक नारे जैसा लगा जिसने माइकल के भीतर कुछ गहरा असर पैदा कर दिया। यहाँ तक कि लेवल 3 के सदस्य के दूसरी दुनिया में जाने की बात भी उनकी नजरों में ज्यादा नहीं आई। स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि अंधकार युग की कुछ आयामी दरारें अभी भी मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश दरारें राक्षसों से भरी जगहों की ओर ले जाती हैं, जबकि कुछ अरोरा जैसे अन्य लोगों के द्वार खोलती हैं। उन्हें यह भी बताया गया था कि ये राक्षस ही इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण है कि साधक और जागृत व्यक्ति समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। फिर भी उस समय इस विषय की गंभीरता उन्हें समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसे हल्के फुल्के, लगभग अनौपचारिक तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यहाँ तक कि युद्ध प्रशिक्षण कक्षाएं भी जानलेवा स्थितियों के लिए वास्तविक तैयारी की बजाय शारीरिक शिक्षा की तरह अधिक महसूस होती थी। लेकिन बिली की पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ने से वह भ्रम टूट गया। माइकल को एहसास हुआ कि वास्तविकता उससे कहीं अधिक कठोर थी जितना उन्हें सिखाया गया था। अरोरा सुरक्षित नहीं थी। उसे नहीं पता था कि खतरा राक्षसों से था, शैतानी शक्तियों से था या किसी और चीज से। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसे ताकत की जरूरत थी। फेडरेशन के जनता के सामने धीरे धीरे सच्चाई उजागर करने के पीछे जो भी मकसद रहे हो, माइकल ये समझ गया था कि उसे आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने टिप्पणियों का गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उन्हें फेडरेशन की कार्रवाइयों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी, लेकिन वरिष्ठों की टिप्पणियों जितनी जानकारीपूर्ण और कुछ नहीं था।
इनमें से अधिकतर या तो निराधार अटकलें थीं या पहले कही जा चुकी बातों की सस्ती नकल थी। यह महसूस करते हुए कि उसे इससे अधिक उपयोगी कुछ नहीं मिलेगा, माइकल ने उस पद को अस्वीकार कर दिया। जिस दुनिया में वह रहता था, उसकी सच्चाई जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर माइकल ने ऐसे विषयों की खोज शुरू की जिन पर उसने पहले कभी विचार नहीं किया था। उनकी पहली खोज अंधकार युग पर केंद्रित थी, लेकिन उपलब्ध जानकारी वही थी जो उन्हें स्कूल में पढ़ाई गई थी। हालांकि जब उन्होंने राक्षसी अलौकिक शक्तियों के बारे में खोज की तो उन्हें नई जानकारियां मिली। सौभाग्य से उनकी लेवल 1 सदस्यता ने उन्हें इस जानकारी तक पहुंच प्रदान की। एक तो उनकी यह आशंका पुष्ट हो गई कि राक्षसी अलौकिक शक्तियां अभी भी मौजूद हैं। माइकल को पता चला कि फेडरेशन और कल्टीवेशन एवं अवेकनर अकादमियों के छात्र कभी कभी उनका शिकार करते थे। हालांकि उनकी हालिया कार्रवाइयों या बड़े अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी उसे नहीं मिल पाई। फिर भी ये जानते हुए कि वे अब भी खतरा हैं, उसका दिल और भी भारी हो गया। इसके बाद माइकल ने आयामी दरारों का गहन अध्ययन किया। स्कूल में दिए गए सरलीकृत विवरणों से परे, जहां उन्हें पड़ोसी देशों की तरह हानिरहित बताया गया था, उन्होंने पाया कि वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। अरोरा के लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षसों से भरी दरारें नहीं थीं, बल्कि वे दरारें थीं जो दूसरे लोगों की ओर ले जाती थीं। इन दरारों ने उन्हें एक नए शब्द से परिचित कराया, पब फ्यूचर एड्स, आक्रमणकारी आक्रमण। माइकल को पता चला कि इन दरारों के दूसरी ओर स्थित कुछ सभ्यताएं अरोरा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप लगातार युद्ध हो रहे थे। इस खुलासे से वह चौंक गया। अंधकार युग के अंत के बावजूद अरोरा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। जनता की अज्ञानता को उन लोगों के बलिदानों से संरक्षित किया गया था जिन्होंने ऐसे युद्ध लड़े थे जिनकी अहमियत को कुछ ही लोग ठीक से समझ पाते थे। दुर्भाग्यवश माइकल के कम अधिकार स्तर ने एक बार फिर उसकी जानकारी तक पहुंच को सीमित कर दिया। फिर भी उसने इतना जरूर जान लिया कि अकादमी के छात्रों को, जैसे कि उसे फेडरेशन के आरक्षित सैनिकों के रूप में माना जाता था, जिन्हें सेना के साथ मिलकर अरोरा को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने का काम सौंपा गया था। अपनी खोजों के दौरान अलौकिक अकादमियों के संदर्भों का बार बार सामना करने के बाद माइकल ने उन्हें अपना अगला शोध विषय बना लिया। कुछ ही मिनटों में उसने अपने स्कूल के सभी वर्षों की तुलना में अपनी दुनिया के बारे में अधिक जान लिया। ये दुनिया सुरक्षित नहीं है। मुझे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए ताकत चाहिए। फेडरेशन एक गतिरोध पर पहुंच गया है। मैं केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता हूं। अंततः सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। ताकत से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसे कई काम हैं जो मैं कर सकता हूं और मुझे करने ही चाहिए। माइकल ने अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाई। सबसे पहले मुझे अपनी क्लास की खूबियों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। नेक्रोमेंसर सबसे तेज लेवलिंग स्पीड के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने समन द्वारा मारे गए दुश्मनों से एक निश्चित प्रतिशत एक्सपीरियंस मिलता है। मेरी क्लास सबसे ताकतवर क्लास में से एक है जो अकेले ही पूरी सेना की तरह काम कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बाद के चरणों में 20 स्टैमर करता है। इस क्षमता को बर्बाद करना मूर्खता होगी। किसी मरे हुए प्राणी का होना मेरे लिए अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। फिर कॉलेज की परीक्षा है। मेरी मौजूदा क्षमता के साथ किसी शीर्ष अवेकनर अकादमी में प्रवेश पाना एक दिवास्वप्न जैसा है। अवेकना होने की वजह से शायद केवल कल्टीवेशन अकादमियां ही मुझे स्वीकार कर ले, लेकिन चूंकि यह सीधे तौर पर मेरे विकास और ज्ञान तक पहुंच को प्रभावित करता है, इसलिए मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। अंत में मुझे उत्पत्ति की भूमि में स्थित उन खंडहरों का समाधान ढूंढना होगा जिनमें मैं फंसा हुआ हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी प्रगति और भी धीमी हो जाएगी। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद माइकल ने अंततः अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति पर केंद्रित किया। सुपर एसोसिएशन सिस्टम ने कुछ मिनट पहले ही उन्हें सूचित किया था कि उनका पोस्ट स्वीकृत हो गया है, लेकिन वे अपने शोध में इतने मग्न थे कि इसे देख नहीं पाए। वैसे भी उन्हें तुरंत जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। अपनी पोस्ट पर वापस लौटते हुए माइकल ये देखकर हैरान रह गया कि उस पर 30 से अधिक टिप्पणियां और आश्चर्यजनक रूप से अधिक लोकप्रियता हासिल हो चुकी थी। केवल आधे घंटे में 30,000 से अधिक बार देखा गया था। अप्रत्याशित लोकप्रियता ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ उपयोगी मिल जाएगा, माइकल ने कमेंट सेक्शन खोलते हुए बुदबुदाया, लेकिन फिर से वह हैरान रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी जादूगरनी के रूप में चल रही समस्याओं के बारे में लगभग किसी को कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय अधिकांश लोग उसके शुरुआती स्थान पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उसकी पोस्ट के विषय को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें भाग्यशाली कहूं या दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि तुम किसी तरह उस खंडहर में पहुंच गए जिसके लिए हर जागृतिकर्ता प्रार्थना करता है, और दुर्भाग्यशाली इसलिए क्योंकि तुम इसे खोजने के लिए बहुत कमजोर हो। एकमात्र 21वें स्तर के राक्षस ने तुम्हें रोक दिया। एक लेवल 21 का मॉन्स्टर कमजोर। अरे ये तो रैंक 1 का मॉन्स्टर है जो अपनी सीमा के करीब है। माइकल ने सोचा। उसे एक साथ हमला महसूस हो रहा था और शर्मिंदगी भी। हालांकि उस टिप्पणी से उसे ठेस पहुंची, लेकिन उसने रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। खंडहर। पृथ्वी पर रहते हुए माइकल ने ऐसे उपन्यास पढ़े थे जिनमें इन जगहों का जिक्र खजानों से भरा होता था, लेकिन उत्पत्ति की भूमि पर आकर वह खंडहरों के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका ध्यान छात्रावास के कमरों में छूटे हुए स्लाइम की तलाश करने पर था, न कि अपने आसपास के वातावरण के प्राचीन महत्व पर। जिज्ञासावश माइकल ने अन्य टिप्पणियां पढ़ना जारी रखा। पब फ्यूचर एड्स। गार्गोयल्स कृत्रिम रूप से बनाए गए राक्षस हैं, इसलिए लगभग निश्चित है कि आप किसी खंडहर में हैं। 3 सितारा दुर्लभ श्रेणी के राक्षस होने के नाते इनकी सबसे कमजोर इकाई आमतौर पर लगभग 20वें स्तर की होती है। आपके द्वारा खंडहर के वर्णन से स्पष्ट है कि यह बहुत पुराना है। गार्गोयल्स 50 साल बाद भी अपना स्तर नहीं खोते, इसलिए आप जिस खंडहर में हैं वह कम से कम 200 साल पुराना है। खंडहर जितना पुराना होता है उसके खजाने उतने ही कीमती होते हैं।
मुझे लगता है कि आप भाग्यशाली हैं बच्चे, बस असली जीवन में अपना स्तर बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ाने से पहले वहां मर मत जाना। ये टिप्पणी, जो कहीं अधिक जानकारीपूर्ण थी, ने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। टिप्पणीकर्ता की प्रोफाइल की जांच करने पर उसने देखा कि वे लेवल 4 के सदस्य थे। माइकल की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उसने हाल ही में सुपर एसोसिएशन के सदस्य स्तरों के पीछे के अर्थ की खोज की थी और अब वह उनके महत्व को समझ गया था। लेवल 1 के सदस्य अनरैंक से रैंक 1 तक के अवेकनर और रैंक 1-2 के कल्टीवेटर अप्रेंटिस और एलीट। लेवल 2 के सदस्य रैंक 2 अवेकनर और रैंक 3-4 कल्टीवेटर कमांडर और मास्टर। स्तर 3 के सदस्य रैंक 3 अवेकनर और रैंक 5 कल्टीवेटर राजा स्तर। स्तर 4 के सदस्य रैंक 4 अवेकनर और रैंक 6 कल्टीवेटर सम्राट स्तर। स्तर 5 के सदस्य रैंक 5 अवेकनर और रैंक 7 कल्टीवेटर डेमीगॉड स्तर। यह महसूस करते ही माइकल के मन में मंच के वरिष्ठों के प्रति एक नया सम्मान जागृत हुआ। वे लेवल 5 के सदस्य शक्ति में देवताओं के समान थे, वे वास्तव में इतने आदर के पात्र थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ माइकल उस प्राणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था जिसे अर्धदेव कहा जाता है। उन्होंने एक विशिष्ट पैटर्न भी देखा, साधना शक्ति प्रणाली में रैंक 5 राजा स्तर से शुरू होकर जागृत व्यक्तियों और साधकों के बीच का अंतर कम होने लगा। अवेकनर रैंक अब 2 कल्टीवेटर रैंक के बराबर नहीं रह गई थी, कम से कम सतही तौर पर तो नहीं। हो सकता है कि किंग लेवल पर कल्टीवेटर्स को काफी बढ़ावा मिला हो, लेकिन माइकल चिंतित नहीं था। जागृत व्यक्ति भी स्थिर नहीं रहते थे, वे प्रत्येक पदवृद्धि के साथ और अधिक मजबूत होते जाते थे। बेशक राजा स्तर का साधक अभी भी माइकल की पहुंच से बहुत दूर था और सम्मान के योग्य था। जिस जागृतिकर्ता ने उनकी पोस्ट का जवाब दिया वह लेवल 4 का सदस्य था, जो उन्हें सम्राट स्तर के साधक के बराबर बनाता है, जो अर्धदेवता श्रेणी से ठीक नीचे है। एक जागृतकर्ता होने के नाते उनके पास एक अर्धदेवता के खिलाफ भी मौका हो सकता है। यह स्पष्ट था कि लेवल 4 का ये सदस्य भी एक वरिष्ठ व्यक्ति था। माइकल ने जल्दी से धन्यवाद कहा। सौभाग्य से मैं इतना हताश नहीं था कि कोई लापरवाह कदम उठा लूं, नहीं तो मैं जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को खो देता, माइकल ने सोचा। जन्मभूमि में मरने के गंभीर परिणाम होते थे। न केवल व्यक्ति अपने 10% गुणों को स्थायी रूप से खो देता था, बल्कि उसका स्थान भी बदल जाता था। अगर माइकल उस खंडहर में मर जाता तो वह उसे अलविदा कह सकता था। वरिष्ठ की सलाह ने उसे आयामी दरारों के बारे में पहले पढ़ी हुई एक बात याद दिला दी। ये दरारें फेडरेशन की निगरानी में थीं और इनमें प्रवेश पाने के लिए या तो सुपर हीरोज एसोसिएशन की सदस्यता या अकादमी में नामांकन आवश्यक था। हालांकि माइकल अकादमी का छात्र नहीं था, लेकिन सुपर हीरोज एसोसिएशन की सदस्यता उसे अपने सदस्य स्तर की सीमा के भीतर दरारों तक पहुंच प्रदान करती थी। इस एहसास ने उन्हें आशा दी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एज द नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। अब जब उसे अपने स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल गई थी, तो माइकल ने अपना ध्यान अगले मुद्दे पर केंद्रित कर दिया। सौभाग्य से इन विनाश के प्रति जुनूनी जागृत लोगों में से किसी को याद आया कि मैं संकट में फंसा एक जादूगर हूं। अरे भाई, मैं भी एक अनडेड यूजर हूं। हाँ, मजे की बात यह है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां मुझे कोई अनडेड नहीं मिल रहा था। ये एक राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके के पास था, ठीक वहीं जहां एक विशाल धर्म का मुख्यालय और उनके पोप रहते हैं। अगर मैंने वहां किसी अनडेड को बुलाने की कोशिश की होती तो मेरी जान निकल जाती। सच कहूं तो आपकी हालत इतनी बुरी नहीं है। बस सुपर एसोसिएशन जाए और एक मॉन्स्टर का शव खरीद लीजिए। ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, सबसे सस्ते वाले भी कम से कम 3000 में मिल जाते हैं, तो ये काफी किफायती है। मेरे पास पैसे थे तो मैंने कई लेवल 10 मॉन्स्टर के शव खरीद लिए। हाँ, आप अपने इलाके के मॉन्स्टर ब्रीडिंग सेंटर्स भी देख सकते हैं, लेकिन वहां शव आमतौर पर सुपर एसोसिएशन से कहीं ज्यादा कीमत पर मिलते हैं। माइकल ने टिप्पणीकर्ता का नाम जांचा। लियोवानी लोरेंजियो। नाम काफी आकर्षक था। माइकल की तरह लियोवानी भी लेवल 1 का सदस्य था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। लियोवानी की टिप्पणी के लहजे और पहले वाक्य से माइकल ने अनुमान लगाया कि यह भाई संभवतः उसका साथी था, एक नया जागृत व्यक्ति। माइकल को यह पता नहीं था कि यह दोस्त 16 साल का था, 17 साल का था, या शायद उसकी सही उम्र भी पता नहीं थी। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टिप्पणी कितनी उपयोगी थी। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? माइकल ने माथे पर हाथ मारते हुए बुदबुदाया। बेशक सुपर हीरोज एसोसिएशन किसी मरे हुए को पकड़ने का बढ़िया उपाय हो सकता है। उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर उसे लाचारी महसूस हो रही थी कि इतना आसान उपाय उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। हालांकि माइकल को यह नहीं पता था कि सुपर हीरोज एसोसिएशन लाशें बेचता है, क्योंकि यह उनके फोरम स्टोर में सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन वे निस्संदेह उसे ऐसी जगहों तक पहुंच प्रदान कर सकते थे जहां किसी राक्षस की लाश प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी, जैसे कि डायमेंशनल ट्रैक्स। आयामी दरारों तक उनकी पहुंच को देखते हुए यह भी स्वाभाविक था कि एसोसिएशन के पास राक्षसों के शवों तक भी पहुंच होगी। प्रजनन केंद्रों की बात करें तो हालांकि माइकल उनसे अपरिचित था, लेकिन उनके अस्तित्व से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग सभी किशोर या तो जागृतिकर्ता, अवेकनर या साधनाकर्ता, कल्टीवेटर बनने की आकांक्षा रखते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश इतने समझदार थे कि वे ये समझते थे कि जागृति भाग्य पर निर्भर करती है, इसलिए साधना ही सबसे लोकप्रिय विकल्प है। परिणामस्वरूप लगभग सभी छात्र किसी न किसी रूप में साधना का अभ्यास करते थे। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि फेडरेशन ने अवेकनर और कल्टीवेटर के बारे में जानकारी को दबा दिया, फिर भी कुछ वीडियो लीक हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी शक्तियों की पूरी सीमा का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये तथ्य कि सबसे शक्तिशाली अनौपचारिक साधना प्रशिक्षु औसत मनुष्य की तुलना में 2 गुने शक्तिशाली थे, युवाओं को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था।
शायद अगर उन्हें पता होता कि ऐसे शक्तिशाली साधक भी हैं जो 100 फीट ऊंचे राक्षसों को कुचल सकते हैं, तो वे साधना को और अधिक गंभीरता से लेते, माइकल ने सोचा। लेकिन अब जब फेडरेशन अलौकिक शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी जारी कर रहा है, तो शायद अधिक छात्र साधना में रुचि लेंगे और सर्वोच्च शक्ति के आकर्षण के तहत इसे गंभीरता से लेंगे। प्रजनन केंद्रों के विषय पर लौटते हुए माइकल उनके अस्तित्व से आश्चर्यचकित नहीं था। शहर के मॉल में जानवरों का मांस प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षण संसाधन खुलेआम बेचा जा रहा था, जो स्पष्ट रूप से राक्षसों से प्राप्त किया गया था। यदि ऐसे उत्पाद उपलब्ध थे तो ये तर्कसंगत था कि राक्षसों के प्रजनन केंद्र भी मौजूद थे। फिर भी माइकल प्रजनन केंद्रों की तुलना में सुपर एसोसिएशन से अधिक परिचित था। अब तक तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि प्रजनन केंद्र भी मौजूद है। अधिकांश लोगों की तरह उसने भी यही मान लिया था कि जानवरों का मांस मरे हुए राक्षसों से आता है, न कि पालतू पशुओं की तरह पाले गए जानवरों से। आखिरकार आम जनता के लिए राक्षस दुश्मनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। क्या राक्षसों के शव सचमुच इतने महंगे होते हैं? माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें थोड़ी सी फड़क रही थीं। एक शव की कीमत $3000 होने के कारण उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें मिलने वाला $15000 का मासिक भत्ता 5 शव खरीदने के लिए भी पर्याप्त होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि इंटरमीडिएट रिवाइवल की इंटरमीडिएट मास्टरी की सफलता दर केवल 50% होने के कारण इस बात की काफी संभावना थी कि उसके पैसे का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो सकता है। यह मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही महंगा है, उसने आह भरते हुए कहा। गरीबी में जन्मे और पले बड़े लियोवानी माइकल की नजरों में धनी थे। लेवल 10 के राक्षस का शव सस्ता तो नहीं होने वाला था, फिर भी इस अमीर आदमी ने एक साथ 10 शव खरीद लिए और इसे किफायती बताया। ये स्पष्ट था कि यह भाई किसी प्रकार का युवा मालिक था। फिर भी माइकल लियोवानी की सलाह के लिए आभारी था। पब फ्यूचर एड्स। उस टिप्पणी से उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने में काफी मदद मिली थी। खंडहरों के बारे में सलाह देने वाले वरिष्ठ व्यक्ति के अलावा लियोवानी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यावहारिक सहायता की पेशकश की। लियोवानी को धन्यवाद भेजने के बाद माइकल ने सुपर एसोसिएशन फोरम से लॉग आउट किया और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूं, माइकल ने सोचा। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसने इस भावना को खारिज कर दिया। अगर यह महत्वपूर्ण होता तो बाद में उसे इसका एहसास हो जाता। फोरम पर उसने जो कुछ भी सीखा था उससे उसका दिमाग अभी भी गूंज रहा था, इसलिए छोटी मोटी बातों से ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। माइकल ने उठने से पहले लगभग 10 मिनट आराम किया। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। बाहर जाने का यह बिल्कुल सही समय था। अब जब उसे अपनी मरे हुए प्राणियों को बुलाने की समस्या का समाधान पता चल गया था तो वह अधीर महसूस करने लगा। मूल देश की यात्रा से उत्पन्न मानसिक थकावट को दूर करने के लिए तरोताजा होने का निर्णय लेते हुए माइकल ने स्थानीय सुपर एसोसिएशन शाखा का दौरा करने की तैयारी की। मुझे वहां जाकर अपना कुछ लूटा हुआ सामान बेच देना चाहिए। मैं कंगाल हो चुका हूं, बिल्कुल कंगाल। अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद माइकल को सौभाग्य से जल्दी ही एक टैक्सी मिल गई जो उसे सुपर एसोसिएशन तक ले गई। परिवहन का थोड़ी देर इंतजार करते समय उसके मन में एक सहज विचार आया, पूरी गति से एसोसिएशन की ओर दौड़ना और सुपरहीरो बनकर इस दुनिया में द फ्लैश की छवि को फिर से जीवंत करना। हालांकि अंत में आलस्य ही विजयी हुआ, और साथ ही इस प्रक्रिया में किसी को चोट पहुंचाने की भी काफी संभावना है। माइकल नहीं चाहता था कि फेडरेशन उस पर नजर रखे। शायद यही वजह थी कि दूसरे अवेकनर भी चुपचाप रहते थे, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि कोई खुलेआम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा हो। फिर भी उसे आश्चर्य होता था कि क्या फेडरेशन द्वारा अवेकनर और कल्टीवेटर के बारे में अधिक जानकारी जारी करने के बाद हालात बदल सकते हैं। शायद उनके अधिकारों में सुधार हो और शायद एक दिन वह दिन दहाड़े किसी सवारी प्रकार के एंडेड का उपयोग भी कर सके। तारांकन 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 तारांकन। सुपर एसोसिएशन तक का सफर बिना किसी घटना के पूरा हुआ। हालांकि शैतानी अलौकिक शक्तियों के बारे में अपने नए ज्ञान के कारण माइकल का मन भयभीत होने लगा। टैक्सी में बैठने से पहले उसने ड्राइव पर डिटेक्ट का प्रयोग भी किया। इसका परिणाम लगभग वैसा ही था जैसा कि उसने रास्ते में जिन अन्य लोगों की जांच की थी उनके साथ हुआ था। स्तर 1 मानव। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि गैर जागरूक लोगों के पास विशेषता अंक नहीं थे और संभवतः उनका मूल्यांकन केवल उनकी जाति के आधार पर किया जाता था। माइकल को याद आया कि मानव स्तर में वृद्धि से सभी गुणों में जोड़ 0.2 और बुद्धिमत्ता में जोड़ 0.5 की वृद्धि होती है। 11वें स्तर तक एक मानव के औसत गुण एक नए आधिकारिक नाइट कल्टीवेटर के गुणों के बराबर हो जाते हैं, जो औसत व्यक्ति की तुलना में लगभग 2 गुना शक्तिशाली होता है। संयोगवश ये नाइट कल्टीवेटर प्रणाली में पहले रैंक के अनुरूप था। हालांकि डिटेक्ट का उपयोग करते समय माइकल को गैरजागृत व्यक्तियों के स्तर के प्रतिनिधित्व के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था। यह संभव था कि एक स्तर 10 मानव केवल 9 बार स्तर बढ़ाने वाला मानव न हो। पुष्टि होने तक केवल प्रदर्शित स्तर के आधार पर किसी की क्षमता का अनुमान लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी। माइकल को सौभाग्य से 30 वर्ष की आयु के एक अधेड़ व्यक्ति से मिलने का अवसर भी मिला। यात्रा के दौरान वह एकमात्र स्तर 11 का मानव था जिससे वह मिला। उन्हें याद आया कि उन्होंने फोरम पर सदस्यों के स्तर के बारे में पढ़ते समय पाया था कि सुपर एसोसिएशन फोरम तक केवल 20 वर्ष से कम आयु के जागृत और आधिकारिक साधकों को ही पहुंच प्राप्त थी, कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर। यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को शायद ही कभी पहुंच प्राप्त होती थी। यह स्पष्ट था कि साधना प्रतिभा से रहित लोगों को औसत दर्जे का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया था। संभवतः संघ को उनके साथ मूलभूत अलौकिक ज्ञान साझा करने में कोई लाभ नहीं दिखा जिससे अनावश्यक जोखिमों से बचा जा सके। इस दृष्टिकोण से माइकल ने खुद को फेडरेशन के दृष्टिकोण से सहमत पाया। वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि उसकी चाची, जिसने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में बिताया था, अपनी उम्र में दुनिया के बारे में सच्चाई जानने पर कितनी घबरा जाएगी। क्या यह उसकी प्रतिभा की कमी का दुखद एहसास था जिसने उसे तबाह कर दिया?
या ये डर कि अगर उसके बच्चे साधना में प्रतिभाशाली साबित हुए या जागृत हो गए तो वे खतरनाक परिस्थितियों में फंस सकते हैं। माइकल की जीवंत कल्पना ने तो यहां तक सुझाव दिया कि इस तरह की निराशा का फायदा राक्षसी साधक नए लोगों की भर्ती के लिए उठा सकते हैं। आखिरकार मनुष्य जटिल प्राणी हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करने में सक्षम है। लेकिन माइकल ने इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी पहचाना। अगर उनकी चाची जैसे लोगों को जीवन में पहले ही इन सच्चाइयों का पता चल जाता जब वे अनुकूलन करने के लिए काफी युवा होते तो वे शायद इसके अभ्यस्त हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे अंधकार युग में रहने वाले लोगों ने अलौकिक शक्तियों के अधीन दमन को सहना सीख लिया था। अब फ्यूचर एड्स। धीरे धीरे माइकल को उन वरिष्ठों की बात समझ आने लगी जो ऑरोरा की वर्तमान स्थिति पर आहें भर रहे थे। It was becoming increasingly clear that over 90% of its residents were delicate greenhorns, fragile enough to crumble under the slightest pressure. In this regard, Earth had an edge over Aurora. Back on Earth, even young children were aware of the world's harsh realities. In emergencies, widespread panic was less likely to erupt among Earth's population. But Michael wasn't as confident about Aurora. If the truth was revealed or a crisis arose, it might lead to an increase in demonic supernaturals instead. Essay the novelful.net website on Google to access chapters of novels early and in the highest quality. It wasn't impossible. While some people might be inspired to work harder after witnessing part of the full extent of a cultivator's power, potentially increasing the nation's strength and reducing pressure on the front lines, which was likely the Federation's goal, others, especially the less talented, could succumb to desperation. Demonic cultivators might exploit this desperation, offering forbidden methods to gain strength and seducing the vulnerable into their ranks. It wasn't impossible. How many people back on Earth had committed terrible acts due to poverty? If the absence of wealth could drive such actions, the lack of supernatural power could potentially lead to even worse outcomes. Anyway, the future was currently none of Michael's business. With his strength, he wasn't qualified to worry about it. If the sky fell, there were stronger people than him to hold it up. Thanks for the ride, Michael said, paying his fare after scanning the payment code. You're welcome, the driver replied politely. Without looking back, Michael made his way into the Supers Association. This was his second time personally entering the building. Just like yesterday, the exterior appeared quiet, but the interior was bustling with activity. Is it soundproofing magic or something? Michael wondered. Also, like yesterday, he noticed several young faces, likely new awakeners who had come to register today. As expected, there were fewer than yesterday. The notable difference was that most were casually dressed, unlike Michael and the others who had shown up in their uniforms the previous day. As he observed his surroundings, Michael lined up at the same queue leading to the receptionist who had assisted him during registration. Though they weren't particularly familiar, Michael preferred speaking with a familiar face about his matters. The queue wasn't long, so in about 20 minutes, he reached the receptionist. Good evening, Michael greeted as they made eye contact. Good evening, sir. How may I assist you today? The lady replied with a professional yet slightly more genuine smile, indicating she recognized him. Michael didn't waste time and went straight to the point. Are there any monster corpses available at the association? Also, I'd like to sell something, he said. हालांकि फोरम में स्थित स्टोर से सीधे खरीदारी की जा सकती थी, लेकिन अक्सर एसोसिएशन में ही सामान तुरंत उपलब्ध होता था। हालांकि बिक्री केवल एसोसिएशन में व्यक्तिगत रूप से ही की जा सकती थी। हमारे पास यहाँ राक्षसों के शव हैं, महोदय, लेकिन ये उनके बारे में पूछताछ करने के लिए सही जगह नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसके चेहरे पर प्रश्न के प्रति आश्चर्य का कोई संकेत नहीं था। अरे, मैं समझ गया। क्षमा चाहता हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए? माइकल ने धीरे से पूछा। उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने उसका समय बर्बाद किया। प्यारी सी मुस्कान के साथ रिसेप्शनिस्ट ने एक खास दिशा की ओर इशारा किया और स्पष्ट निर्देश दिए। आपको एक काउंटर मिलेगा जिस पर ट्रेड सेंटर लिखा होगा। वहीं आप अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद और बेच सकते हैं। धन्यवाद, माइकल ने ईमानदारी से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने सहमति में सिर हिलाया और माइकल तुरंत ट्रेड सेंटर की ओर चल पड़ा। सुपर एसोसिएशन की शाखा की इमारत काफी बड़ी थी, लेकिन उस क्षेत्र का पता लगाना मुश्किल नहीं था। ट्रेड सेंटर एक दुकान जैसा दिखता था, जिसमें एक चौड़ी खिड़की के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी किताब पढ़ रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक लंबा, भयंकर निशान था, जिसने तुरंत माइकल की जिज्ञासा जगा दी। अचेतन रूप से माइकल ने डिटेक्ट को तब सक्रिय कर दिया जब वह 10 मीटर के दायरे में आया, जो कि कौशल की वर्तमान सीमा का आधा है। स्तर मानव। हम। माइकल आश्चर्य से जम गया। जैसे किसी बात का आभास होते ही उस दागदार व्यक्ति ने अचानक ऊपर देखा और उससे नजरें मिला ली। जिन कारणों को वह पूरी तरह से समझा नहीं सकता था, उनके चलते माइकल का दिल कांप रहा था। ये कौन है? क्या उसने ध्यान दिया कि मैंने उस पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया? माइकल का दिल सदमे से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ट्रेड सेंटर की ओर बढ़ता रहा। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि क्या उस निशान वाले व्यक्ति ने उसके डिटेक्ट के उपयोग को भांप लिया था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह महज 20 स्तर अधिक शक्तिशाली होने की बात नहीं थी। यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी के साधक को भी उससे इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया नहीं मिलनी चाहिए थी। माइकल का अभी तक किसी द्वितीय श्रेणी के साधक से आमने सामने सामना नहीं हुआ था, लेकिन उसे संदेह था कि वे इस स्तर की बेचैनी पैदा कर सकते हैं। उन्हें एक और बात का एहसास हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि डिटेक्ट की सीमाएं कल्टीवेटर्स पर भी लागू होती हैं। ठीक है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा हूँ। मुझसे 20 स्तर ऊपर होना भी 20 स्तर ऊपर ही होता है। जैसे ही माइकल काउंटर तक पहुंचा और बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसी समय उस निशान वाले व्यक्ति ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया।
दूसरों की जासूसी करना बहुत ही असभ्य व्यवहार है, नौजवान, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। उसकी तीखी निगाहें माइकल पर टिकी हुई थीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम गुस्से वाले लोग अब तक तुम्हें सबक सिखा चुके होते। माइकल का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। तो उसे इसका आभास हो गया था। माइकल की भावनाएं बिल्कुल भी शांत नहीं थीं। उसे शक था कि उस आदमी ने शायद ध्यान दिया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। माफ कीजिए महोदय, माइकल ने विनम्रतापूर्वक थोड़ा झुकते हुए कहा। उसे फटकार से कोई ठेस या अपमान महसूस नहीं हुआ। दूसरों की जासूसी करना वास्तव में असभ्य व्यवहार था। इस बातचीत से कई सवाल भी उठे। आखिर यह आदमी कितना ताकतवर था? डिटेक्ट किसी भी प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर नहीं था, इसलिए इसे आसानी से नोटिस नहीं किया जाना चाहिए था। सचमुच जागृत लोगों के समान क्षमता न होने पर भी साधक शक्तिशाली प्राणी होते हैं, माइकल ने मन ही मन खुद को फटकारते हुए सोचा। उसे याद आया कि उसने आज शाम लगभग हर उस व्यक्ति पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया था जिससे वह मिला था, और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने आ गए। अगर उसने इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर किया होता जिसकी बुरी मंशा थी और जिसने उसे देख लिया था, तो वह खुद गंभीर मुसीबत में पड़ सकता था। जागृत व्यक्तियों में अपार क्षमता हो सकती है, लेकिन वास्तविक शक्ति के बिना केवल क्षमता का कोई महत्व नहीं होता। स्तर 5 पर भी माइकल बहुत कमजोर था। कोई बात नहीं, बस सावधान रहना, उस आदमी ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। फिर उसने पेशेवर लहजे में कहा, तो आप क्या चाहते हैं? उस व्यक्ति की उदासीनता देखकर माइकल को राहत महसूस हुई और वह जल्दी से उसकी बात मान गया, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। मुझे एक राक्षस का शव चाहिए कृपया, और मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ है। माइकल ने अपने भंडार कक्ष में हाथ डालकर एक आत्मा क्रिस्टल निकालते हुए कहा। सुपर एसोसिएशन स्टोर से सामान खरीदने और अपनी चाची को $5000 देने के बाद माइकल के खाते में $5000 से भी कम बचे थे। अगर वह लियोवानी के सुझाव के अनुसार $3000 में एक राक्षस का शव खरीदता, तो वह केवल एक ही शव खरीद पाता। अगर उसने अपनी चाची को पैसे न दिए होते तो वह कम से कम 2 खरीद सकता था। फिर भी माइकल को आंटी मिया की मदद करने का कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एक अतिरिक्त शव पर खर्च किया गया पैसा किसी जीवित प्राणी को जन्म देगा। उनकी अंडर रिवाइवल इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर पर केवल 50% सफलता दर प्रदान करती थी, जिसमें प्रति शव अधिकतम 3 प्रयास किए जा सकते थे। तब भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। शायद ये तर्क उनके निर्णय को सही ठहराने का एक तरीका था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था। ओह, आप अवेक न है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, केवल आप जैसे लोग ही चोरों की तरह जासूसी करते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावहीनता से कहा। सच में मन में बैर रखे हुए हो, है ना? माइकल ने सोचा। उसकी पलकें फड़क रही थीं। उन्होंने जवाब न देने का विकल्प चुना। उस व्यक्ति के शब्दों से जागृतिवादियों के प्रति सम्मान की कमी का पता चलता है, जबकि मंच पर उन्हें अक्सर प्रशंसा मिलती थी। इससे 2 संभावनाएं सामने आईं, या तो वह उनसे नफरत करता था, या वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। किसी भी स्थिति में माइकल ने फैसला किया कि यह उसका विषय नहीं है। अश्रेणीबद्ध स्पिरिट क्रिस्टल, उस व्यक्ति ने क्रिस्टल का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद कहा, यह सामान्य से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। मैं इसके लिए आपको $17,500 दूंगा। आपका क्या विचार है? जी हाँ, कृपया, माइकल ने तुरंत जवाब दिया। वह उस व्यक्ति की क्रिस्टल के ऊर्जा स्तर को इतनी आसानी से पहचानने की क्षमता से आश्चर्यचकित था। यह एक लेवल 7 स्लाइम से आया था, जो इसे उसी रैंक के निचले स्तर के क्रिस्टलों से श्रेष्ठ बनाता है। माइकल ने इसे सिर्फ एक आशंका के आधार पर चुना था, इस उम्मीद में कि उसे अधिक कीमत मिलेगी, और उसका ये दांव सफल रहा। ठीक है, क्या मैं पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूं, या आप अभी इसका इस्तेमाल राक्षसों के शव खरीदने के लिए करना चाहते हैं? उस आदमी ने काउंटर के नीचे से क्रिस्टल को एक डिब्बे में रखते हुए पूछा। मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा, माइकल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। एक लाश खरीदना काफी नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह खास थी। दोबारा पैसे देने के बावजूद माइकल इस सरल लेन देन और अप्रत्याशित लाभ से संतुष्ट महसूस कर रहा था। ठीक है, उस प्रवेश द्वार से अंदर जाए, उस आदमी ने दुकान के बगल में खुले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। माइकल ने पहले ही प्रवेश द्वार को देख लिया था, लेकिन उसने मान लिया था कि यह ट्रेड सेंटर से असंबंधित किसी जगह की ओर जाता है। हालांकि सुपर एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते माइकल को ज्यादा चिंता नहीं थी और उसने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया। जाहिर तौर पर ट्रेड सेंटर में एक निकास था जो उस गलियारे की ओर जाता था जिसमें प्रवेश द्वार खुलता था, क्योंकि माइकल ने दरवाजे से अंदर कदम रखने और थोड़ा आगे चलने के बाद खुद को उस निशान वाले आदमी के पीछे पीछे चलते हुए पाया। ट्रेड सेंटर का दरवाजा बंद करने के बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और माइकल को गलियारे में आगे ले गया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति ट्रेड सेंटर को बिना निगरानी के छोड़ने के बारे में चिंतित क्यों नहीं था, जबकि वहां औषधियों जैसी वस्तुएं रखी हुई थीं। जल्द ही उसने यह विचार त्याग दिया। एसोसिएशन के क्षेत्र में चोरी करने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ सम्मान का पात्र था। गलियारे में कई दरवाजे थे जो अज्ञात क्षेत्रों की ओर खुलते थे, संभवतः वे अन्य वस्तुओं के भंडारण कक्ष थे। अंततः वे एक ऐसे दरवाजे के सामने रुक गए जिससे कड़ाके की ठंडक निकल रही थी, जो किसी कोल्ड स्टोरेज सुविधा की याद दिला रही थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर तय नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। घावों से ग्रसित व्यक्ति ने दरवाजे के हैंडल पर अपना अंगूठा दबाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर वास्तव में एक ठंडा कमरा था जिसमें से छोटे छोटे कमरे अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। ट्रेड सेंटर छोड़ने के बाद से चुप्पी साधे हुए आखिरकार उस निशान वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। वुडस्टोन सिटी में केवल 3 आयामी दरारें हैं, 2 लेवल 1 दरारें और 1 लेवल 2 दरार, इसलिए हम केवल लेवल 1 और लेवल 2 के राक्षस शव ही रखते हैं। आपको कौन सा चाहिए? तुम्हारे पास लेवल 1 के कौन कौन से मॉन्स्टर हैं?
माइकल ने पूछा। सुपर एसोसिएशन फोरम और आज शाम की उनकी खोज की बदौलत माइकल को अब आयामी दरारों के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई है। उसे याद आया कि लेवल 1 की आयामी दरारों से अधिकतम रैंक 1 के चरम साधक के बराबर के राक्षस ही उत्पन्न होते थे, जबकि लेवल 2 की दरारों से रैंक 2 तक के चरम राक्षस उत्पन्न होते थे। सीमित संसाधनों को देखते हुए माइकल ने अधिक किफायती लेवल 1 के शवों को चुना। लेवल 1 के लिए हमारे पास $4000 प्रति भेड़िए और $1000 प्रति बोने के हिसाब से उपलब्ध हैं। गोब्लिन इतने सस्ते क्यों हैं? गोब्लिन कमजोर बेकार राक्षस होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, उस निशान वाले आदमी ने सीधे सीधे जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने टिप्पणी करने से परहेज किया क्योंकि वह उस व्यक्ति के स्पष्टवादिता का आदी हो चुका था। क्या मैं शवों का चयन स्वयं कर सकता हूं? माइकल ने यह उम्मीद करते हुए पूछा कि वह उच्च स्टार रेटिंग वाले शवों का चयन करेगा, जिसका अर्थ है उच्च स्तर की सीमाएं। सौभाग्यवश उस निशान वाले व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। आप किस राक्षस से शुरुआत करना चाहते हैं? चलिए जंगल के भेड़ियों से शुरुआत करते हैं। हालांकि स्टोर रूम ठंडा था, लेकिन माइकल की शारीरिक बनावट ने उसे बिना किसी खास असुविधा के इसे सहन करने की अनुमति दी। उस जख्मी आदमी ने माइकल को एक ऐसे डिब्बे में ले गया जिसमें जंगली भेड़ियों के शव रखे थे। उन्हें गठीनुमा अलमारियों पर रखा गया था। प्रत्येक अलमारी में 2 शव थे। कुल मिलाकर 6 पंक्तियां थी, कुल 12 शव। माइकल को यकीन नहीं था कि यह संख्या बड़ी है या छोटी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह छोटी संख्या है। उसने कुछ पल के लिए सोचा कि आखिर एसोसिएशन राक्षसों के शवों को क्यों रखता है, लेकिन उस दागदार आदमी के ठंडे व्यवहार ने उसे यह सवाल पूछने से रोक दिया। अपने मरे हुए प्राणियों को बनाने के लिए आखिरकार सामग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक माइकल ने जंगल के भेड़ियों के शवों पर डिटेक्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। 1 भेड़िया लेवल 2 रैंक कॉमन मृत। 1 भेड़िया लेवल 4 रैंक कॉमन मृत। 1 भेड़िया स्तर 5 रैंक सामान्य मृत। 1 भेड़िया लेवल 2 रैंक सामान्य मृत। माइकल की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं थी, उसे बस 1 स्टार से ऊपर का कोई राक्षस चाहिए था। 1 तारा वाले सामान्य श्रेणी के राक्षस का अधिकतम स्तर 7 था, जो बहुत कमजोर था और उसकी वर्तमान शक्ति की तुलना में बहुत कम लाभ प्रदान करता था। 1 2 सितारा सामान्य श्रेणी का राक्षस रैंक 1 स्तर 4 स्तर 14 तक पहुंच सकता था, जो उसकी नजरों में मुश्किल से ही स्वीकार्य था। माइकल को उम्मीद थी कि उसे 3 सितारा श्रेणी का शव मिलेगा। हालांकि इससे लेवल 21 तक विकास संभव हो जाता, लेकिन वह जानता था कि लेवल 21 का एक सामान्य रैंक वाला मॉन्स्टर लैंड ऑफ ओरिजिन में मौजूद गार्गोयल जैसे उसी लेवल के 3 स्टार दुर्लभ रैंक वाले मॉन्स्टर से हीन होगा। पद का निर्धारण केवल क्षमता से ही नहीं होता था, बल्कि यह नस्लीय श्रेष्ठता को भी दर्शाता था। एक ही प्रजाति के भीतर भी वंशों में कुलीनता और शक्ति में भिन्नता हो सकती थी। ये बात हानिरहित 1 सितारा स्लाइम और 2 सितारा एसिड स्लाइम के बीच के अंतर में स्पष्ट थी। माइकल को गार्गोयल जैसे शक्तिशाली 3 सितारा दुर्लभ श्रेणी के राक्षस की आवश्यकता नहीं थी, जिसने उत्पत्ति की भूमि में उसके अन्वेषण को रोक दिया था। इसके अलावा वह उनमें से किसी एक को भी मार नहीं सकता था। दुर्लभ श्रेणी के राक्षस शायद ही कभी वर्गीकृत होते थे, और यदि होते भी थे तो कहा जाता था कि वे अविकने के बराबर शक्तिशाली होते थे, भले ही उनमें एट्रीब्यूट पॉइंट्स का लाभ शामिल हो। उसे संदेह था कि अगर विकल्प मौजूद भी होता तो वह एक को खरीद भी पाता या नहीं। उनके विचार में रैंक 1 लेवल 25 या रैंक 2 लेवल 25 से ऊपर के शिखर पर कुछ 1 तारा दुर्लभ श्रेणी के राक्षसों को, लेवल 21 रैंक 1 लेवल 11 पर कई 3 तारा सामान्य श्रेणी के मरे हुए जीवों के साथ मिलाकर गार्गोयल को हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, बशर्ते उसने अच्छी तरह से योजना बनाए हो। दुर्भाग्यवश 3 सितारा 1 भेड़िए के शव उपलब्ध नहीं थे, और यहाँ तक कि उसे जो 2 सितारा शव मिले वे भी 3 से अधिक नहीं थे। अंत में माइकल ने 3 2 सितारा 1 भेड़ियों के शव खरीदे और उन्हें अपने मार्क ऑफ ओरिजिन में सुरक्षित रख लिया। जहां तक गोब्लिन की बात है, माइकल ने तो उनकी परवाह भी नहीं की। स्लाइम का जिक्र करने वाली एक पोस्ट के अनुसार गोब्लिन को भी उसी श्रेणी में रखा गया था। गोब्लिन स्लाइम से थोड़े ही बेहतर थे, वे केवल प्रजनन में ही श्रेष्ठ थे। माइकल को ऐसे कमजोर राक्षसों पर पैसा बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गोब्लिन या किसी भी तथाकथित कमजोर प्रजाति के बारे में उसकी राय किस तरह बदलने वाली है। भंडारण कक्ष से निकलने के बाद माइकल ने शेष $5500 प्राप्त करने के लिए अपने खाते का विवरण प्रदान किया, जिसे स्थानांतरित होने के बाद उसका शेष फिर से $10,000 से ऊपर हो जाएगा। उसने अपने पास मौजूद बाकी 3 स्पिरिट क्रिस्टल को न बेचने का फैसला किया। किसी मरे हुए प्राणी को बनाने के बाद यदि उसकी प्रतिभा कुछ प्रदर्शित करती है तो वे उपयोगी साबित हो सकते हैं, या पुनर्जीवन प्रक्रिया के दौरान मन की पुनःपूर्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिसमें काफी मात्रा में मन की खपत होती है। प्राकृतिक पुनर्जनन की प्रतीक्षा करने या माना पत्थरों, क्रिस्टलों या औषधियों पर निर्भर रहने की तुलना में आत्मा क्रिस्टल पुनर्प्राप्ति के लिए एक बेहतर विकल्प थे। माइकल को अपने द्वारा एकत्र किए गए स्लाइम कोर भी याद आए और उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या उन्हें बेचा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि एसोसिएशन ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल F.I. नेट वेबसाइट खोजें। हालांकि स्लाइम कोर की कीमत खास तौर पर ज्यादा नहीं थी, प्रत्येक $100 में बिकते थे। माइकल ने 15 कोर बेचकर $1500 कमाने में कामयाबी हासिल की। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने स्पिरिट क्रिस्टल के साथ उन्हें पहले क्यों नहीं बेचा, तो इसका कारण सरल था, वह भूल गया था। पब फ्यूचर विज्ञापन उसके द्वारा उस घावग्रस्त व्यक्ति पर डिटेक्ट का उपयोग करने के कारण हुई पिछली घटना और उसके बाद उनके बीच हुई तीव्र बातचीत ने उसका ध्यान बदल दिया था। स्पिरिट क्रिस्टल के विपरीत उन्होंने कभी भी स्लाइम कोर को महत्वपूर्ण नहीं माना। विदाई लेने के बाद हालांकि उस निशान वाले व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया, माइकल जल्दी से एसोसिएशन की इमारत से बाहर निकला और घर जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ी।
इस बार अपनी पिछली यात्रा के विपरीत माइकल ने अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति पर डिटेक्ट का उपयोग करने से परहेज किया। अब वह अपने कार्यों के बारे में अधिक सतर्क था। लगभग 1 घंटे बाद ट्रैफिक न होने के कारण माइकल उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से घर पहुंच गया। टैक्सी का किराया चुकाने के बाद वह अपने अपार्टमेंट की ओर तेजी से बढ़ा, उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने और अंततः एक मरे हुए प्राणी को बुलाने के लिए उत्सुक था। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन लिली स्कूल से वापस आ गई है। जब उसने जल्दी में उससे अभिवादन किया तो लिली ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। माइकल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और जल्दी से अपने कमरे में लौट गया। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि से जोड़ा। कुछ क्षण बाद एक जोड़ी आंखें खुली। मैं वापस आ गया हूँ। माइकल के मूल देश छोड़ने के बाद 1 घंटा बीत चुका था और आसपास का वातावरण थोड़ा अधिक उज्ज्वल प्रतीत हो रहा था। शायद दोपहर होने वाली है, उसने उठते हुए सोचा। वह सावधानी से कमरे से बाहर निकला। अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने और किसी भी खतरे की पुष्टि करने के बाद ही उसने निश्चिंतता का इजहार किया। उत्पत्ति की भूमि ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां माइकल को मरे हुए प्राणी को बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस हुआ। घर पर ऐसा करने का प्रयास करना उसे नासमझी भरा लगा और वह वास्तविक दुनिया में किसी भी अलौकिक चीज से सावधान रहा। यहाँ वह जोखिम उठाने में सक्षम था क्योंकि वास्तविकता के विपरीत यहाँ कोई वास्तविक मृत्यु नहीं थी। यही कारण था कि उसने स्वयं आयामी दरारों में प्रवेश करके राक्षसों का शिकार करने का साहस नहीं किया और इसके बजाय उनके शवों को खरीदना बेहतर समझा। माइकल को लगा कि उसकी मौजूदा ताकत ऐसे जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनसान छात्रावास में एक चौड़ी साफ जगह ढूंढकर माइकल ने गहरी सांस ली और अपने भंडारण स्थान से एक जंगली भेड़िए के शव को बाहर निकाल दिया। अपनी जागृति के बाद पहली बार वह एक मरे हुए प्राणी को बनाने के एक कदम और करीब आ गया था। मुझे उम्मीद है कि मेरी किस्मत ज्यादा खराब नहीं होगी। अपने अनडेड रिवाइवल कौशल में इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर के साथ माइकल के पास एक अनडेड बनाने के लिए केवल 9 मौके थे, प्रत्येक शव के लिए 3 प्रयास। अगर वह ये कहता कि उसे घबराहट नहीं हो रही है तो वह झूठ बोल रहा होता। तारांकन 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 तारांकन।